वैद्युत फ्लक्स और जो गॉस की प्रमेय है, ये बोर्ड के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट लेसन है। इस वीडियो के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि हम इसके सभी डेरिवेशन को ना सिर्फ समझ सकें बल्कि जान सके कि हम कैसे इसको आसान भाषा में लिख पाएंगे, क्योंकि सभी डेरिवेशन को याद करना और उससे बड़ी बात है कि उनको एक क्रम में याद करना, उसकी क्या भाषा यूज करें ताकि हम कम से कम एफर्ट में अधिक से अधिक मार्क ला पाए। और इस वीडियो में कोशिश है कि आसान से आसान भाषा में आपको डेरिवेशन समझा दिया जाए और साथ ही आपको बताया जाएगा कि इसको बोर्ड में कैसे लिखना है, तथा जो विगत वर्षों के प्रश्न पूछे गए हैं उनकी भी इसमें जिक्र किया जाएगा। और इससे पहले जो इससे के पहले का जो चैप्टर है, जो हमारा वैद्युत क्षेत्र का और जिसमें कूलाम के नियम और आवेश के बारे में हम पढ़ते हैं, उन सब का वन शॉट वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है और जिसपे बहुत से बच्चों ने देखा है और बताया भी है कि वो काफी ज्यादा उनके लिए हेल्पफुल रहा है। तो आप अगर चाहें तो उसको भी जाके वहां से देख सकते हैं। बाकी ये गॉस का नियम काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के नजरिए से, तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चैप्टर का शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है क्षेत्रफल सदिश, यानी क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। और ये गॉस का नियम जब हम यूज करेंगे या उसके अनुप्रयोग जब हम देखेंगे तो बार बार ये टर्म यूज होगी, क्या हमारी क्षेत्रफल सदिश। तो एक बार देख लेते हैं कि क्षेत्रफल सदिश है क्या। तो देखोगे क्षेत्रफल सदिश ना दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो क्षेत्रफल और दूसरा सदिश। इसका मतलब क्या है कि क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, तो हम कहते हैं अगर हमारे पास कोई क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे ये जो बोर्ड हमारा है ये इसका क्षेत्रफल है। अगर हमारे पास किताब का पेज रहेगा तो वो जो पेज रहेगा वो पेज का क्षेत्रफल हो गया। उसी प्रकार से अगर ये मेरे हाथ है तो ये हाथ के इस साइड का क्षेत्रफल है। तो हम कहते हैं कि अगर हम क्षेत्रफल के साथ एक ऐसा सदिश जोड़ दें जो उसके लंबवत हो, यानी अगर ये हमारा कोई पृष्ठ है और इस पे हम क्या कर दें, एक लंबवत ऐसे सदिश खींच दें और इस सदिश को की डायरेक्शन को हम क्या दिखा दे रहे हैं, यानी क्या, अगर हम किसी पृष्ठ के लंबवत एक सदिश खींच दें तो ये जो पूरा सिस्टम हमारा है यही क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल सदिश। यानी क्षेत्रफल के साथ हमने क्या जोड़ दिया, सदिश जोड़ दिया। और ये हमेशा उस पृष्ठ के लंबवत खींचा जाता है। जैसे अगर हमारे पास कोई गोलनाकार ऑब्जेक्ट होगा, जैसे हमारी अगर वस्तु ऐसे गोलनाकार है तो अब क्या हम खींचेंगे, तो ऐसे इसके लंबवत बाहर की तरफ एक सदिश खींच देंगे और हम कहेंगे ये जो क्षेत्रफल है, अगर हम इतना क्षेत्रफल ले रहे हैं तो हम कहेंगे इस क्षेत्रफल के लंबवत ये जो सदिश है ये दोनों मिलके हमारे एक क्षेत्रफल सदिश का रूप ले रहे हैं। तो हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत जो सदिश रहेगा वो मिला के क्षेत्रफल सदिश बनाएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये एक कॉपी है तो ये कॉपी का क्या हो गया, पृष्ठ हो गया, और इसके लंबवत ऐसे बाहर की तरफ, यानी ये हमारा पृष्ठ हुआ, इसके लंबवत ऐसे बाहर की तरफ जो वेक्टर होगा इसी को हम कहेंगे क्षेत्रफल सदिश। और इसको दिखाते कैसे हैं, मैथमेटिकली इसको हम कैसे दिखाते हैं, तो हम कहते हैं कि जो अगर इसका क्षेत्रफल जो है, ये जो पृष्ठ था, जैसे ये कागज का जो पृष्ठ था, अगर इसका क्षेत्रफल हमारा फल वो कितना है a, और इसके साथ ये लंबवत उसका सदिश जुड़ा हुआ है, तो हम कैसे लिखेंगे कि क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, तो क्षेत्रफल लिखेंगे और उसके ऊपर एक सदिश का चिन्ह बना देंगे। अब ये क्या हो गया, क्षेत्रफल सदिश। और ये बराबर होगा उसका परिमाण यानी a, और इसके साथ क्या जोड़ देंगे, उसकी दिशा को। तो हम कहेंगे ये हो गया हमारा क्षेत्रफल सदिश a बराबर a और n कैप के। अब इसी चीज को हम डिफिनेशन में कैसे लिखें कि किसी सतह के क्षेत्रफल को दर्शाने वाला वह सदिश, यानी वह सदिश जिसका परिमाण सतह के क्षेत्रफल के बराबर, यानी सतह के क्षेत्रफल के बराबर है, और जिसकी दिशा क्या है, उसके लंबवत है। तो कोई भी सतह होगी उसके लंबवत जैसे ही हम खींचेंगे कोई सदिश, वो हमारा क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। जैसे अगर ये मेरी घड़ी है, मैं क्या करता हूं, ये घड़ी के ऊपर का ये क्षेत्रफल होगा, अगर इस घड़ी पे मैं ऐसे एक लंबवत सदिश खींच दूंगा जो इसके पृष्ठ से ऐसे बाहर की तरफ जाए, तो ये जो पूरा सेटअप होगा हम कहेंगे वो हमारा क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। बात करते हैं कि घन कोण हमारे क्या होते हैं। जैसे कोणों से तो हम सभी परिचित होंगे। हम कहते हैं कि कोण क्या है, पहले तो कहीं पर भी दो रेखा काटती है तो हम कहते हैं ये जो बन रहा है यही क्या कहलाता है, कोण। यानी जहां कहीं भी दो रेखाएं काटी या दो रेखाएं आपस में मिलती हैं हम कहते हैं वही कोण है। जैसे
त्रिभुज का केस अगर देखोगे तो हम कहेंगे ये दोनों रेखाएं यहाँ पे मिल रही है, ये इनके क्या है, तीनों के तीनों कोण है। घन कोण क्या होता है ये समझने का सबसे आसान तरीका है कि जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई एक बड़ा सा तरबूज हो और उसमें से हम ऊपर से छोटा सा हिस्सा काट के निकाल लें, कैसे, इधर देखिए, हम कहते हैं ऐसा एक हमारे पास कोई तरबूज था, हमने क्या किया, यहाँ से एक छोटा सा हिस्सा काट के बाहर निकाल लिया। और ये बाहर कैसे निकालें, जैसे यहाँ से जब काट के निकालेंगे तो इसको पूरा इसके केंद्र तक यानी एकदम मध्य बिंदु तक ऐसे क्या कर लिए, काट के निकाल लिए। तो जब काट के हम बाहर निकाल लेंगे ना तो यहाँ पे देखोगे ये जो गोलाकार कोण बनेगा वही हमारा घन कोण कहलाता है। जैसे अगर मेरे पास कोई ये एक कागज हो, हमने क्या किया, कागज हमारे पास था, इस कागज को अगर हम ऐसे मोड़ दें तो ये जो इसके अंदर कोण बना है ना, ये अंदर एक कोण बना है, इसके ये जो अंदर गोल सा एकदम सेंटर पे कोण बना है, तो इसके जो एकदम नुकीले भाग है यहाँ पे अंदर जो ऐसे गोल सा कोण बना है वही हमारा क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे ही घन कोण कहते हैं। यानी ये हमारा हो गया पृष्ठ, अगर हम इस पृष्ठ को क्या नाम दे दें, डी ए, और हम कहते हैं ये कितनी दूरी तक इसका केंद्र था, यानी जो इस गोले के त्रिज्या थे उसको क्या मान ले रहे हैं, आर। तो अगर ये त्रिज्या आर है तो ये भी क्या हो जाएगी, आर। और ये जो केंद्र पे कोण बनाएगा ये ऐसे गोला सा कोण बनाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे, घन कोण कहते हैं। मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं, यानी इसका फार्मूला हम क्या लिखते हैं, तो हम कहते हैं ये जो घन कोण है इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सबसे पहले तो लिखते हैं घन कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यानी जैसे हम नॉर्मल कोण को थीटा से दिखाते थे वैसे ही इसको हम किससे दिखाएंगे, ओमेगा से दिखाते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है, तो हम कहते हैं ये जो क्षेत्रफल है हमारा, ये छोटा सा क्षेत्रफल डी ए है, तो जो यहाँ पे केंद्र पे कोण बन रहा है इसको भी हम मान लेते हैं कितना है, डी ओमेगा है। तो हम लिखते हैं कि ये जो डी ओमेगा है ये बराबर होगा किसके, कितना क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल है हमारा डी ए बटे त्रिज्या के स्क्वायर यानी आर स्क्वायर के। तो हम कहेंगे जो हमारा सूत्र निकलता है कि जो डी ओमेगा है वो बराबर होता है डी ए अपॉन आर स्क्वायर के। डी ओमेगा क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने एरिया क्या किया है, छोटा सा एरिया लिया है, तो जो कोण भी बन रहा है वो हमारा छोटा सा बन रहा है। अगर मुझे पता करना हो कि ये पूरा गोलाकार एरिया इसके केंद्र पे कितना कोण बनाएगा, जैसे ये जो डी ए है ये यहाँ पे कोण बना रहा है डी ओमेगा का, अगर मैं इस ए को बढ़ा दूं यानी मैं अगर जानना चाहता हूं कि ये पूरा जो गोला है वो केंद्र पे कितना कोण बनाएगा, तो क्या करते हैं, इन्हीं का समाकलन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा डी ओमेगा बराबर ये समाकलन हो जाएगा डी ए अपन आर स्क्वायर के। यहां से डी ओमेगा का समाकलन करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा, इसका करेंगे तो 1 अपान आर स्क्वायर बाहर चला आएगा और बचेगा क्या हमारा डी ए। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा जो ओमेगा है वो बराबर हो जाएगा 1 अपान आर स्क्वायर, और ये डी ए का समाकलन क्या होगा, तो डी ए का मतलब छोटा सा, जब इसका समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डी ए का समाकलन क्या हो जाएगा, ए। और ए का मतलब कि इस गोले का कितना हमारा क्षेत्रफल है, तो हमको पता है कि गोले के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे हमारा ओमेगा बराबर आ जाएगा 4 पाई। तो हम कहेंगे जो गोले का संपूर्ण पृष्ठ है वो केंद्र पे कितना कोण बनाता है, तो वो जो कोण हमारा होता है वो 4 पाई का होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यानी ओमेगा जो होता है वो 4 पाई, और ओमेगा यानी जो घन कोण होता है उसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। तो यहां से ये एक लाइन हमको याद कर लेनी है क्योंकि आगे के डेरिवेशन में इसका उपयोग होगा कि ये जो ओमेगा होता है ये इसका मान होता है 4 पाई स्टेरेडियन। बात करें कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो वैद्युत फ्लक्स समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि जैसे मैं कहूं अगर कहीं पे वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जब हम दिखाते हैं तो ऐसे हम खींच देते हैं, ये हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो हम कहते हैं कि मान लो कहीं पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र था और ये उस क्षेत्र की विद्युत
रेखाएं थी। अब अगर मैं यहाँ पे किसी पृष्ठ को रखूं, जैसे यहाँ पे अगर मैं कोई पृष्ठ रखता हूं, कोई पृष्ठ का मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे इस कापी के पृष्ठ को रखता हूं, जैसे ये हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं जो इधर से इधर जा रही हैं, और अगर मैं इसके बीच में ये कापी का पृष्ठ रख देता हूं तो होगा क्या कि ये वैद्युत बल रेखाएं इस कापी के अंदर से होके उस पार चले जाएंगे। तो हम कहते हैं कि कितनी वैद्युत बल रेखाएं इस कापी को पार करके उधर गई हैं, उनकी माप, उनकी संख्या, वही हमारी वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। जैसे इस केस में देखोगे कितनी गई है, 1 2 3, तो ये जो तीनों विद्युत बल रेखाएं इस कापी के इस पार से उस पार गई हैं, इन्हीं को हम कहेंगे ये हमारी वैद्युत फ्लक्स है। और इसको जब हम दिखाते हैं तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि ये कोई हमारे पास एरिया था और इस एरिया से होके कुछ ना कुछ पृष्ठ गुजरा है। जैसे कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, 2, तो हम कहेंगे ये 2 रेखाएं हमारी एक वैद्युत फ्लक्स है। और ये रेखाओं की जो माप है, यानी किसी पृष्ठ से कितनी निकल रही है, उसी को हम वैद्युत फ्लक्स कह रहे हैं। अब ये वैद्युत फ्लक्स का मान कुछ चीजों पे निर्भर करेगा। जैसे अगर ये हमारा पृष्ठ है और मैं कहूं वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E है वो बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा होने का मतलब कि जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो काफी ज्यादा है। अब जब तीव्रता ज्यादा रहेगी तो क्षेत्र रेखाएं भी क्या हो गई, हमारी ज्यादा आ गई। अब देखो इससे गुजरने वाली फ्लक्स की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। और इसी चीज को हम लिखते हैं कि ये जो हमारा फ्लक्स है, अगर हम कहते हैं कि ये जो हमारा क्षेत्रफल पूरा था, ये क्षेत्रफल अगर हमारा क्या हो, डी ए हो, और इसका सदिश एक बना देते हैं, यानी इसके ऐसे बाहर की तरफ जाता हुआ इसका ये सदिश हो गया। अब ये जो क्षेत्रफल है हमारा, ये क्षेत्रफल सदिश हो गया। तो इसी चीज को हम लिखते हैं कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स को, वैद्युत फ्लक्स को हम किससे दिखाते हैं, फाई और ई से। हम कहेंगे ये जो फाई ई है इसका मान प्रोपोर्शनल होगा, यानी अनुक्रमानुपाती होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के। इसका मतलब क्या है कि अगर ई का मान बढ़ेगा यानी इस क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी तो बल रेखाओं की संख्या भी बढ़ेगी, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की भी संख्या बढ़ जाएगी। तो हम कहेंगे जैसे जैसे ई बढ़ेगा वैसी वैसी गुजरने वाली बल रेखाएं बढ़ेंगी, यानी विद्युत फ्लक्स भी बढ़ेगा। दूसरा, ये इसके एरिया पे भी डिपेंड करेगा, यानी इसके क्षेत्रफल पर भी। अगर ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये बहुत बड़ा रहता, यानी इसका एरिया ज्यादा बड़ा रहता, यहाँ की जगह ये ऐसे कुछ रहता, तो अब इससे जाने वाली फ्लक्स की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे इसमें देखो सिर्फ यहां से लेके यहां तक जा रहे थे, जैसे इसका क्षेत्रफल हमने बड़ा करके इतना कर दिया, अब इससे गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे एरिया बढ़ते जाएगा इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी बढ़ता जाएगा। तो इसी चीज को हम लिखते हैं कि जो हमारा फाई और ई है ये प्रोपोर्शनल है उसके क्षेत्रफल डी ए के। एक और चीज के ये अनुक्रमानुपाती होता है, वो क्या है, मैं कहता हूं ये जो फ्लक्स है यानी वैद्युत फ्लक्स कितना निकल रहा है, ये तो समझ में आ रहा है कि अगर तीव्रता ज्यादा होगी तो रेखाएं ज्यादा होंगी तो फ्लक्स ज्यादा होगा। दूसरा, अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है बड़ा क्षेत्रफल यानी जो दूर की वैद्युत रेखाएं हैं वो भी उससे गुजर जाएंगे। तीसरा एक इस पे डिपेंड करता है इसके कोण पे, कौन सा कोण, ये जो क्षेत्रफल सदिश कोण बना रहा है इस विद्युत क्षेत्र ई के साथ, इस कोण पे भी डिपेंड करेगा। जैसे मैं कहता हूं ये हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये कोई हमने पृष्ठ रखा और ये पृष्ठ को जब हम ऐसे रखेंगे तो देखो इससे कुछ वैद्युत बल रेखाएं हमारी क्या हो रही होंगी, गुजर रही होंगी, और इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, जिस दिशा में ई है वैसे इसका क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश। अब अगर मैं इस पृष्ठ को ऐसे झुका दूं, यानी इस पृष्ठ को क्या कर देता हूं, ऐसे झुका देता हूं, तो अब इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश है वो ये हो जाएगा n का, यानी क्षेत्रफल सदिश ऐसे हो गया और वेक्टर ई वही का वही हो गया। तो अगर मैं इस पृष्ठ को झुका दूं तो अब इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या भी कम हो जाएगी। जैसे अब देखो इससे कितनी गुजर रही होंगी, एक ये गुजर रही होगी, ये और ये, बाकी ये सब जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं जो पहले इस पृष्ठ से गुजरती थी अब गुजरना कम कर देगी। अगर और ज्यादा मैं इसको बेंड कर दूं तो अब क्या होगा, सिर्फ इससे एक ही गुजर पाएगी, बाकी सभी क्या होंगी, चली जाएंगी। यानी ये कोण पे भी डिपेंड करता है कि इसका क्षेत्रफल सदिश कितना कोण ई से के साथ बना रहा है। और उसी चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं तो हम कहते हैं ये जो फाई ई है ये प्रोपोर्शनल होता है कॉस
थीटा के, यानी जैसे जैसे थीटा का मान चेंज होगा ये फाई भी चेंज होते जाता है। और इसी चीज को जब हम लिखते हैं तो हम नीचे लिखते हैं कि जो फाई ई है ये बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा के। और हमको पता है कि ये ई और डी ए कॉस थीटा जो है इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा वेक्टर ई, और कॉस थीटा का मतलब डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल, तो ई डॉट हो जाएगा हमारा वेक्टर डी ए। और यही हमारा वैद्युत फ्लक्स की सूत्र है कि जो हमारा फाई होता है वो बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा के, या फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट डी ए के। तो एक बार वापस से देखते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने कहा कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है, ई पे, उसके एरिया पे और उनके बीच के कोण पे। अगर ई का मान बढ़ता है तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो हमने लिखा फाई ई प्रोपोर्शनल है ई के। अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो फ्लक्स ज्यादा, क्षेत्रफल कम हुआ तो फ्लक्स कम, तो हम लिखेंगे फाई ई प्रोपोर्शनल हुआ डी ए के। तीसरा, ये जो इनके बीच के कोण पे भी डिपेंड करता है, तो हम कहेंगे फाई ई प्रोपोर्शनल होगा कॉस थीटा के। इनको जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ से फाई ई बराबर आ जाता है ई डी ए कॉस थीटा, और इसको हम जब वेक्टर गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो ये हो जाता है फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। और यही हमारे वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है। आगे बोर्ड में वो कई बार कहता है कि हमको वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित करने के साथ साथ वो पूछता है कि धनात्मक वैद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो इसे एक मिनट के लिए देख लेते हैं, काफी आसान है। हम कहते हैं अगर हमारा ये कोई पृष्ठ है, जैसे ये हमारा क्या हो गया पृष्ठ, हम कहते हैं जो वैद्युत बल रेखाएं हैं इस पृष्ठ से ऐसे आ रही हैं और ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे आई और ऐसे बाहर की तरफ निकल गई, ये हमारी वैद्युत बल रेखाएं आई और ऐसे बाहर की तरफ निकल जा रही। तो हम कहते हैं कि अगर कभी वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से बाहर की तरफ निकलेंगी तो ये जो फ्लक्स होगा ये फ्लक्स हमारा धनात्मक वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। और अगर कभी हमारी जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये हमारा पृष्ठ हो गया और इस पृष्ठ के अंदर की तरफ ऐसे प्रवेश करें तो हम कहेंगे ये जो अंदर की तरफ प्रवेश कर रही हैं ये वैद्युत फ्लक्स हमारी ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। क्या अंतर है, अगर कभी पृष्ठ से बाहर की तरफ वैद्युत फ्लक्स निकलेगा तो उसको धनात्मक वैद्युत फ्लक्स कहेंगे, अगर किसी पृष्ठ के अंदर की तरफ वैद्युत फ्लक्स आएगा तो वो वैद्युत फ्लक्स हमारा ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। वैद्युत फ्लक्स की गणना हम फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा से करते हैं तो हमारे पास दो विशेष स्थितियां आती हैं जो परीक्षा में भी हमसे पूछते रहता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं ये दोनों स्थितियां क्या है। तो पहली स्थिति हमसे कहती है यदि समतल पृष्ठ व क्षेत्रफल की तीव्रता परस्पर लंबवत हो। इसका मतलब क्या है कि हम कहते हैं ये मान लो हमारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी ये है हमारी, और इसको हम दिखा दे रहे हैं ई, यानी ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। कह रहे कि जो समतल पृष्ठ है और क्षेत्र की तीव्रता परस्पर लंबवत हो, यानी ये हमारा ऐसे समतल पृष्ठ था और ये इसके क्या है लंबवत है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये जो क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है तो जो पृष्ठ है हमारा वो ऐसे रखा हुआ है। ये बोर्ड हमारा 2D है इसलिए ऐसा दिख रहा है, पर हकीकत में कैसे रखा है, ऐसे एकदम रखा हुआ है। और ये हमारी क्षेत्र की तीव्रताएं जा रही हैं तो हम कहेंगे ये जो है हमारा पृष्ठ इस क्षेत्रफल के कितना है लंबवत है। जैसे ये मेरा हाथ देखो, ये हाथ का जो हमारा पृष्ठ है ये वैद्युत क्षेत्र ई के पृष्ठ से कितना कोण बनाएगा, यहाँ पे 90 का कोण बनाएगा। तो यही कंडीशन की बात कर रहा है कि यदि समतल पृष्ठ यानी ये क्षेत्र की तीव्रता परस्पर लंबवत हो, यानी इनके और क्षेत्र की तीव्रता के बीच जो कोण बन रहा है वो हमारा कितने का बन रहा है 90 का बन रहा है। तो उस केस में जब हम फाई कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फाई कितना आएगा, तो हमको पता है कि जो फाई होता है ये बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा के। तो यहां से हम कहेंगे जो हमारा फाई ई होगा वो बराबर हो जाएगा ई की जगह पे ई हो गया डी ए की जगह पे डी ए, और कॉस थीटा का मतलब ई और डी ए के बीच कितना कोण बन रहा है। तो ये ई हो गया और ए किधर होगा, जैसे ये अगर मेरा हाथ ऐसे लंबवत रखा है तो ए की भी दिशा क्या होगी, वही होगी जो हमारी किसकी दिशा है, ई की दिशा है। तो हम कहेंगे जो ए की दिशा है वो भी वही होगी जो हमारे
ई की दिशा है, और जब दोनों की दिशा सेम है तो इनके बीच का बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से हमारा हो जाएगा ये cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है 1, तो ये यहां से हमारा फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए, और cos 0 का मान क्या हो जाएगा 1, तो 1 का गुणा करने पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कहेंगे पहली स्थिति यदि समतल पृष्ठ व क्षेत्र की तीव्रता परस्पर लंबवत हो तो जो हमारा फाई ई आएगा वो बराबर हो जाएगा ई डी ए के। अगर हमसे बोर्ड में पूछता है तो क्या करेंगे, ऐसे एक चित्र बना देंगे और ये 3 लाइनें लिख के उसको दिखा देंगे। अगली कंडीशन क्या है, ये कहता है यदि समतल पृष्ठ व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परस्पर समांतर हो, इसका मतलब कि ये हो गई हमारी वैद्युत क्षेत्र, ऐसे यहां से यहां तक हमारी वैद्युत क्षेत्र गई है और इसको दिखा दे रहे हैं हम ई से। तो ये हमारी वैद्युत क्षेत्र कह रहा है कि यदि समतल पृष्ठ व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परस्पर समांतर हो, यानी अब जो समतल पृष्ठ रखा हुआ है हमारा वो यहाँ पे ऐसे कुछ करके हमारा एक समतल पृष्ठ रखा हुआ है। जैसे अगर मेरा ये हाथ हमारा एक समतल पृष्ठ होगा तो इसका मतलब पहले वाली कंडीशन में हाथ ऐसे रखा था, और इस कंडीशन में क्या है ऐसे रखा गया, यानी ये समांतर है। देखो इधर ई भी जा रहा है और ऐसे ही हमारी क्या है ये पृष्ठ भी है। तो हम कहेंगे जब समतल पृष्ठ ये और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परस्पर क्या हो, समांतर हो, उस केस में कितना आएगा, तो अगर ये हमारा समांतर होगा तो ये हमारा आ गया, अगर यहां से समांतर होगी तो जो इसका दिशा होगी वो इसके परपेंडिकुलर ऐसे बाहर होगी। तो अगर ये क्षेत्रफल डीए है तो ये जो बाहर की तरफ निकलेगा यही हमारा हो जाएगा इसका क्षेत्रफल सदिश डीए की दिशा। अब यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वापस से लिखेंगे फाई ई बराबर होता है किसके, ई डी ए कॉस थीटा के। अब यहाँ जब हम लिखेंगे फाई ई बराबर हो जाएगा ई की जगह पे ई, डी ए की जगह पे डी ए रहेगा, यहां से कॉस थीटा का जब मान रखेंगे तो कितना आएगा, ये देखो जब थीटा हम लेते हैं तो हमेशा ई और डी ए के बीच की दिशा लेते हैं, बीच का कोण लेते हैं, तो ये हो गया ई और ये ऊपर की तरफ डी ए, तो इनके बीच जो कोण बन रहा है वो कितना का कोण बन रहा है, 90 का। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे कॉस 90, और जो कॉस 90 होता है उसका मान कितना होता है 0। तो यहां से आ जाएगा हमारा फाई ई बराबर ई डी ए, और कॉस 90 का मान 0, 0 से गुणा करेंगे तो ये सब कुछ हमारा क्या कर देगा, 0 कर देगा। यानी जो दूसरी हमारी स्थिति है उसमें जो हमारा फाई का मान आएगा वो 0 आएगा। तो ये हमारी दोनों स्थितियां हैं कि कब किन परिस्थितियों में हमारा फाई का मान क्या आएगा, किन परिस्थितियों में क्या आएगा। अगर ये हमको बोर्ड में पूछता है तो ऐसे ही हेडिंग डाल के चित्र लिख के 2-3 लाइनें लिख के इसको बस छोड़ देंगे। बात करें वैद्युत फ्लक्स फाई का मात्रक क्या होता है और उसकी बीमा क्या होती है, तो हमको पता है ये जो फाई है यानी वैद्युत फ्लक्स है ये बराबर होता है ई डॉट डी ए के, यानी इसका मात्रक वही होगा जो ई का और डी ए का मात्रक का गुणनफल करने पाएगा। तो हमको पता है ये वैद्युत क्षेत्र ई का मात्रक क्या होता है, तो हम ई को क्या लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है एफ अपान क्यू के, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। तो ई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलम, और ए का मतलब एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल का जो मात्रक रहता है वो होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यानी जो हमारा फाई ई होता है यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और आगे विभव वाले चैप्टर में जब हम जाएंगे तो हम पढ़ेंगे ई का एक और मात्रक होता है और वो होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो ई का वहां से जब मात्रक उठा के रखेंगे तो ये हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, और इसका गुणा किससे हो जाएगा क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर से। तो 1 मीटर से ये पावर कट जाएगी तो बचेगा क्या हमारे पास वोल्ट मीटर। तो हम कहते हैं कि जो हमारा वैद्युत फ्लक्स फाई है इसके दो मात्रक है, पहला है हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम और दूसरा जो है वो हमारा है वोल्ट मीटर। जैसे लंबाई के कई मात्रक होते हैं ना, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, वैसे इसके भी मात्रक है, एक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम और दूसरा जो है वो है हमारा वोल्ट मीटर। अगर बात करें इसका विमीय सूत्र की तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा,
तो वीमी सूत्र के लिए क्या करेंगे, न्यूटन के लिए जो वीमी सूत्र होता है वो होता है यम यल टी की पावर -2 बल का बटे आवेश यानी कूलाम के लिए जो होता है वो होता है ए टी गुणे मीटर स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा यल की पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से यल की पावर 2 और इसके साथ मिलके क्या हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा यम यल की पावर 3 और ये टी की पावर -2 है, ये टी ऊपर जाएगा तो -1 करेगा, -2 और -1 मिलके कितने हो जाएंगे टी की पावर -3 और ये जो ए है ये ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा ए की पावर -1। तो हम कहेंगे इसका जो बीमी सूत्र होता है वो हो जाएगा यम यल की पावर 3 टी की पावर -3 और ए की पावर -1। और ये हमको याद करनी है क्योंकि बोर्ड में कई बार वो अतिलक उत्तरी में या जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहते हैं वहां पर हमसे पूछता रहता है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है या तो इसकी बीमा क्या होती है। आगे जो ये चैप्टर का हमारा एक इंपॉर्टेंट प्रमेय है वो है गॉस का प्रमेय या इसी को हम गॉस का नियम कहते हैं। ये क्या है, तो ये कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इसके कहने का मतलब क्या है, इसमें देखोगे तो 2-3 शब्द यूज हुआ है, एक यूज हुआ है बंद पृष्ठ और आगे कहता है वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स हमने अभी पढ़ा कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, किसी सतह से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप ही हमारी क्या कहलाती है वैद्युत फ्लक्स। ये बंद पृष्ठ का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा पृष्ठ हो जो पूरी तरह से बंद हो, जैसे अगर हम गुब्बारे की बात करें तो गुब्बारा जो होता है हमारा वो पूरी चारों तरफ से ऐसे क्या रहता है बंद रहता है, तो ये एक क्या हो गया बंद पृष्ठ हो गया। पर अगर मान लो हम घर के जो बर्तन रहते हैं तो घर के बर्तन जैसे मटका हो गया तो यहाँ पे देखोगे ऊपर की साइड क्या रहता है थोड़ी सी खुली रहती है, तो हम कहते हैं ये अब बंद पृष्ठ नहीं रह गया बल्कि ये अब खुला पृष्ठ हो गया। तो ये बात कर रहे हैं बंद पृष्ठ की, जैसे कोई गोलाकार गेंद हो या फिर जो हमारे सिलेंडर रहते हैं वो हो, तो उसकी बात है। तो बंद पृष्ठ समझने के बाद हम अब समझते हैं कि ये होता क्या है। तो हम कहेंगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इसका मतलब कि अगर मान लो यहाँ पे कोई आवेश Q है और ये एक बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध है यानी इसके द्वारा घिरा हुआ है, तो हमको पता है कि अगर यहाँ पे आवेश रखा गया होगा तो इस आवेश के कारण एक वैद्युत क्षेत्र होगा और ये आसपास ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को क्या कर रहा होगा बाहर की तरफ फेंक रहा होगा। हम कहते हैं अगर Q एक धनावेश है तो ऐसे ही इससे बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही होंगी सभी दिशा में, और ये वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप ही हमारी क्या कहलाती है वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। यानी ये कितनी ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, अगर इसको हमको मापना हो तो इसके लिए गॉस ने क्या कहा, उन्होंने कहा ये जो इनकी संख्या फाई है यानी कितनी वैद्युत फ्लक्स निकल रही है ये बराबर होगी कितना आवेश अंदर बधा हुआ है यानी घिरा हुआ है, तो आवेश Q है ε0 के, यानी किसी बंद पृष्ठ से कितना आवेश परिबद्ध है यानी घिरा हुआ है उसके बटे ε0 के, यही जो मान होता है ये हमारा इससे गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स E का होता है। जहां पे ε0 हमारा क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता। तो हम कहेंगे कि गॉस का नियम क्या, अगर हमसे पूछता है तो हम कहेंगे किसी बंद पृष्ठ के अंदर अगर हमारा Q आवेश परिबद्ध हो तो इससे गुजरने वाली जो फ्लक्स है उनकी संख्या बराबर होती है उस आवेश बटे निर्वात की वैद्युतशीलता के। अगर मान लो यहाँ पे Q की जगह पे बहुत से आवेश हो, जैसे अगर हम कहते हैं कि मान लो आवेशों की संख्या बहुत है, यहाँ पे ऐसे हमारा एक गोलाकार सतह थी यानी एक हमारा सतह थी जिसके अंदर मान लो +Q1 +Q2 -Q3 +Q4 ऐसे ही Qn आवेश इसमें परिबद्ध हो, तो अगर यहाँ एक आवेश के लिए निकालना था तो हमने कहा कि Q अपान क्या हो जाता था ε0। अगर बहुत से आवेश पृष्ठ में हो तब वैद्युत फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कुछ नहीं करना, वापस वही लिखेंगे कि φE बराबर होगा, एक आवेश रहता था तो एक ही रखते थे, अब कई आवेश हैं तो इन आवेशों को क्या कर लेंगे हम जोड़ लेंगे, पर जोड़ेंगे जब तो इनका बीच गणितीय योग करेंगे, बीच गणितीय योग का मतलब उनको साइन के साथ जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या +Q1 +Q2 -Q3
प्लस क्यू 4 और ऐसे डॉट डॉट कहां तक चला जाएगा क्यू n तक बटे यही जो हमारा क्या है एप्सिलॉन नॉट। और इसी को जब हम लिखते हैं तो यहां से हम लिखेंगे ये जो फाई ई है ये बराबर हो जाएगा, सामने एक साइन लगा देते हैं समेशन का, इसका मतलब कि हम जोड़ रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, क्यू को जोड़ रहे हैं, और बटे हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट के। यानी यहां से हम कहेंगे अगर हमको कैलकुलेट करना है एक की जगह पे अगर बहुत से आवेश हो जाए तो क्या करेंगे, पहले सभी आवेशों को जोड़ लेंगे कितना आ रहा है और उसी को भाग दे देंगे एप्सिलॉन नॉट को, और इसी को हम चिन्ह के रूप में लिखते हैं। तो ये जो साइन है ना ये बता रहा है कि सभी आवेश क्यू को हम जोड़ रहे हैं, और बाकी वही एप्सिलॉन नॉट जो पहले था वो अभी भी काम करता रहेगा। तो चाहे वो एक आवेश परिबद्ध हो या कई आवेश परिबद्ध हो, गॉस के नियम की सहायता से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि उससे गुजरने वाली, उससे बाहर निकलने वाली वैद्युत फ्लक्स की मात्रा क्या होगी। बात करें गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति का यानी इसके प्रूफ का, तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे। तो हम कहते हैं कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू एक बंद पृष्ठ के अंदर ओ बिंदु पर स्थित है और इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, तो हम कहते हैं कि ये हमारा एक बंद पृष्ठ हो गया और इसके केंद्र पे कोई आवेश प्लस क्यू है ओ पे, और इससे कुछ दूरी पे कोई हमारा बिंदु पी है, और इस पी के साथ जो एरिया जुड़ा है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं डी ए का, और यहाँ पे कोई जो हमारी बिंदु है वो बिंदु पी है, और इनके बीच की जो दूरी है ये हम कहते हैं कि ये जो दूरी है वो क्या है स्मॉल आर है। ये जो दूरी है इस पी के साथ ये जो पूरा एरिया जुड़ा है उसकी दूरी स्मॉल आर है। अब होगा क्या कि इस धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र इससे हर दिशा में बाहर की तरफ निकलेगा, ऐसे इधर बाहर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर इधर, और ये जो छोटा सा एरिया है इससे भी कुछ वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी। तो हमको अगर पता करना हो कि कितनी वैद्युत बल रेखाएं इस डीए से निकल रही होंगी तो हमको पता है, हम लिखेंगे ये फाई, चूंकि फाई जो है ये बराबर होता है या डी फाई बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा के। अब ई हमारा वैद्युत क्षेत्र हो गया, डीए का मतलब एरिया, कॉस थीटा का मतलब जो उनके बीच की दिशा। तो होगा क्या, यहाँ पे अगर ये धन आवेश होगा इससे जो वैद्युत बल रेखा होगी वो ऐसे बाहर निकलते जाएगी और यहाँ पर ऐसे बाहर निकल जाएगी, तो ये हो गई ई की दिशा। और हम कहते हैं इसके लंबवत कोई जो इसका एकांक वेक्टर डी ए है ये उसकी दिशा हो गई। तो ये हमारा जो सरफेस है इसके ऐसे लंबवत हमारी क्षेत्रफल सदिश हो गया, और ये एकदम ओ से सीधे जो हमारी थी वो वैद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की तरफ निकली है। ऐसे धन आवेश से क्या होती है हमारी बाहर की तरफ जाती है ना, तो ये ई बाहर की तरफ निकल गया, और इनके बीच का जो कोण था हमने कहा वो कोण क्या है थीटा है। तो उसी चीज को हम लिखते हैं, हमको पता है कि ये जो डी फाई है ये बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा के। आगे हम लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इस प्लस क्यू आवेश के कारण ये जो आर दूरी पे डीए है वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो हमको पता है कि ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ गया आवेश क्यू बटे उनके बीच की दूरी के स्क्वायर पे। तो अगर हम चाहें तो ई का ये मान उठा के इसमें रख देते, ये अगर मानते हम ये समीकरण 1 है तो ई का मान क्या कर सकते हैं इस ई की जगह पे रख देंगे। तो यहां से हम लिखते हैं ई का मान समीकरण 1 में रखने पर जब ई का मान ये जब उठा के हम इसकी जगह रख देंगे तो ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी फाई बराबर ई की जगह पी आ जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, और ये ए है तो ये डी ए हो जाएगा, और कॉस थीटा का कॉस थीटा। इसी चीज को चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये हो जाएगा हमारा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डी ए आर स्क्वायर और कॉस थीटा को अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा डी ए अपान आर स्क्वायर और कॉस थीटा। आगे हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो हमारा डी फाई है ये बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो पूरी टर्म है ना डी ए अपान आर स्क्वायर कॉस थीटा, इसी का मान हमारा क्या हो जाता है डी ओमेगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू,
क्योंकि हमको पता है, हमने जब घन कोण पढ़ा था तो वहां पे पढ़ते थे ना कि ये जो डी ओमेगा होगा वो बराबर होता था किसके, डी ए अपान आर स्क्वायर के। तो इसी के साथ एरिया का एक घटक कॉस जुड़ा है, तो यहाँ पे हम क्या जोड़ देते हैं, कॉस थीटा। तो हम कहते हैं डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, इसका मान होता है डी ओमेगा। तो इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, डी ओमेगा रख दिया। यानी डी फाई का मतलब ये जो छोटा सा एरिया है इससे कितनी फ्लक्स जाएगी वो बराबर होगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा के। अगर मुझको इसकी संपूर्ण पृष्ठ के लिए पता करना हो, यानी ये जो पूरी सतह है इससे कितनी जाएगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो क्या कर देंगे, इसी का समाकलन कर देंगे। तो ये जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा हमारा, इस साइड समाकलन करेंगे, ये हो जाएगा हमारा डी फाई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, ये डी ओमेगा, तो डी ओमेगा का भी क्या हो जाएगा हमारा समाकलन हो जाएगा, और ये लगा देते हैं। इसका मतलब कि ये एक हमारा क्या है, बंद पृष्ठ है। जब डी फाई का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा फाई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी ओमेगा का जब हम करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा। आगे हम लिखते हैं जो फाई है ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो हमारा क्यू है यहाँ पे क्यू हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ओमेगा का मान हमने पीछे पढ़ा था कितना होता है 4 पाई। यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि ये जो ओमेगा होता है इसका मान क्या होता है 4 पाई। जब हमने घन कोण पढ़ा था तो वहां पे देखे थे ना, जो ओमेगा है हमारा उसका मान कितना होता है 4 पाई, और वहां पे आपको बताया गया था कि ये ओमेगा का मान हम क्या करेंगे, याद करेंगे, क्योंकि आगे के डेरिवेशन में वो यूज होगा। तो इस ओमेगा की जगह पर हमने क्या रख दिया 4 पाई। तो यहां से देखो कुछ कट रहा है क्या, इस 4 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा और बचेगा क्या हमारा फाई बराबर ये क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और इसी का हमको मान पता करना था। यानी ये जो फाई है ये बराबर है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे लिखते हैं यही क्या है हमारी गॉस की प्रमेय है, यही गॉस की प्रमेय है। और इसी चीज को हमको क्या करना था, ऐसे ही प्रूफ करना था। गॉसियन पृष्ठ की बात करें तो आगे के जब हम गॉस के नियम से के अनुप्रयोग देखेंगे, जहां पे हमको डेरिवेशन करने रहते, वहां पे एक टर्म बार बार यूज होगी जिसको हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। तो बात करते हैं गॉसियन पृष्ठ क्या होती है, ये काफी आसान है, देखो क्या होती है। हम कहते हैं आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई काल्पनिक पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। जैसे यहाँ पे अगर मान लो हमारे पास प्लस क्यू आवेश है और इसको चारों तरफ से एक कोई पृष्ठ घेरा हुआ है, जैसे ये जो गोलाकार पृष्ठ है इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है, तो हम कहेंगे ये जो गोलाकार पृष्ठ है यही हमारी गॉसियन पृष्ठ है। इसी प्रकार अगर मान लो हमारे पास जो आवेश है वो ऐसे कोई एक तार था जिसपे हमारा आवेश ऐसे स्थित था, और इसके मैं चारों तरफ ऐसे एक पृष्ठ खींच देता हूं, इसके चारों तरफ ऐसे पृष्ठ अगर मैं खींच दूं तो मैं कहूंगा ये जो बेलनाकार हमारा पृष्ठ है, ये जो बेलनाकार हमारा पृष्ठ है ये वाला, यही हमारा क्या कहलाएगा गॉसियन पृष्ठ। तो काफी आसान है, जो आवेश को चारों तरफ से घेरा रहेगा वही उसका गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा। यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ ये है जो गोला हमारा है, और यहाँ पे जो बेलनाकार सरफेस है ये हमारी गॉसियन पृष्ठ है। और इस गॉसियन पृष्ठ के काफी उपयोग भी हैं। हम कहते हैं इसका अगर पूछता है कि इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग क्या है, तो हम कहते हैं कि जहां पे कूलाम के नियम काम नहीं करते वहां पे अगर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या अगर हमें वैद्युत फ्लक्स पता करना हो, उन सब चीजों के लिए हम ये गॉसियन पृष्ठ और गॉस के नियम का यूज करते रहते हैं। जैसे हमको पता है कि जो कूलाम का नियम होता है ना वो सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए सही रहता है, यानी अगर दोनों आवेश क्या है एकदम बिंदु के आकार के हैं तब तो वहां से हम इनके बीच का लगने वाला बल
और तीव्रता पता कर सकते हैं। पर अगर ऐसे लंबा तार हो, लंबी चादर हो या कोई बड़ा सा गोला हो तो वहां पे कूलम्ब का नियम यूज करके हम नहीं पता कर पाते। तो इसलिए ये जो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठमार्ग है ये और गॉस का नियम जो है ये दोनों की सहायता से आगे हम किसी लंबे तार, किसी लंबी चादर या एक आवेशित गोले के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम पता करेंगे। आगे हम देखते हैं गॉस के प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग। जैसे जो गॉस का नियम हमने पढ़ा है, जो गॉस की प्रमेय पढ़ी है, उस पे आधारित इसके कुछ अनुप्रयोग हैं, जिसमें लंबे तार के कारण, किसी अनंत विस्तार की चादर के कारण, आवेशित गोले के कारण, ये 2-3 अनुप्रयोग हैं जिनका डेरिवेशन वो एग्जाम में बार बार पूछता है। और ये जितने भी इस अध्याय के डेरिवेशन हैं वो विगत वर्षों में कई बार पूछे गए हैं और ये बोर्ड के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो एक एक करके गॉस के प्रमेय के जितने भी अनुप्रयोग है उनके डेरिवेशन देखेंगे। और जो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं अनंत लंबाई के एक समान तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब भी ये पूछेगा तो हम कैसे लिखेंगे स्टेप वाइज। हमसे कह रहे हैं कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो हम कहेंगे कि माना लैम्डा आवेश घनत्व का अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है जिससे r दूरी पर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी हम कहते हैं कि ये हमारा कोई लैम्डा आवेश घनत्व का एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है और इससे r दूरी पे, स्मॉल r दूरी पे कोई बिंदु हमारा P है जिसपे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो इसी चीज को हम लिखते कैसे हैं कि माना लैम्डा आवेश घनत्व का अनंत लंबाई का एक तार है जिससे r दूरी पर किसी बिंदु P पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आगे हम कहते हैं कि बिंदु P से होता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो जिस बिंदु P पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है उससे होता हुआ हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो ये बिंदु P था, तो इससे होता हुआ हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। और आगे हम लिखते हैं कि जैसा चित्र में दिखाया गया है और ये हम चित्र को ऐसे बना लेते हैं। और ये जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है ये P से जा रहा है। ये हो गया हमारा पृष्ठ। तो हमने कहा कि P पे हमें पता करना था, तो P से जाता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। अब आगे क्या करते हैं, मैं अगर कहूं कि मैं यहाँ पे इस जो बिंदु P है वहां पे एक छोटा सा अगर एरिया DA ले लूं और ये जो ऊपर वाली सतह है ये यहां पे अगर छोटा सा एरिया DA ले लूं और इसी प्रकार ये जो नीचे वाली सतह है वहां पर भी छोटा सा एरिया DA ले लूं। जो हमारा बेलनाकार सतह रहती है उसके पास 3 सतह होती है। कौन सी? एक तो ऊपर वाली, जैसे ये जो बेलनाकार रहता है, एक तो ये ऊपर वाली हो गई, दूसरा ये जो नीचे होती है और तीसरा ये जो साइड साइड में बेलन की होती है। तो हम कह रहेंगे कि इस गॉसियन पृष्ठ, ये जो गॉसियन आकृति है इसके पास कितने पृष्ठ हैं? 3। एक तो ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला और एक ये जो साइड में हमारा कर्व बनाया हुआ है गोल सा, वो वाला। अब अगर हम आवेशित तार को इसके अंदर रखे हैं तो हमको पता है कि आवेश के कारण वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। इससे जितना भी फ्लक्स निकलेगा सभी बाहर की तरफ निकलेगा, ऐसे इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा। क्योंकि हमको पता है कि धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं। यानी इस प्लस आवेश के कारण हर एक पॉइंट पे जो तीव्रता होगी वो इससे दूर ऐसे होगी, इस साइड जो होगी वो प्लस से दूर ऐसे वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी। और जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है वही हमारी क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा होती है। तो अगर मैं देखूं तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा DA का ये ऐसे होगा इसके लंबवत।
इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे होगा इसके लंबवत, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा यानी जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो उसके लंबवत होगा, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, किसी पृष्ठ के लंबवत होता है। तो ये वाले पृष्ठ के लंबवत यहाँ हो गया, इस पृष्ठ के लंबवत यहाँ हो गया, और इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ यहाँ हो गया। अब अगर हमको फ्लक्स पता करना है तो पता करते हैं कि यहाँ पे क्षेत्र की तीव्रता क्या है, यानी क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है। तो हमने देखा कि धन आवेश से क्षेत्र की तीव्रता अगर हम पता करेंगे तो ये हमेशा बाहर की तरफ निकलेगी, यानी यहाँ पे जो है यहाँ पर भी ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी, और ये जो हमारा डीए की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, क्षेत्र की तीव्रता ए की भी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी वैद्युत बल रेखा ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी, यानी यहाँ पे जो क्षेत्र की तीव्रता होगी वैद्युत क्षेत्र की ई की दिशा इधर हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पे जब देखोगे तो यहाँ पर भी ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा, तो यहाँ पर भी क्षेत्र की तीव्रता ई की दिशा ऐसे हो जाएगी। अब इतना जब हम पता कर लेंगे, अब हमको गॉस का नियम यूज करना है, और उसके लिए हम आएंगे यहाँ पे वापस। मुझे अगर इस तीनों पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पता करना हो, जैसे इस आकृति से कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर निकल रहा है, अगर वो पता करना हो तो मैं क्या करूंगा, कितना फ्लक्स इससे निकल रहा है, कितना फ्लक्स नीचे वाले से निकल रहा है, और कितना फ्लक्स ये साइड वाले से निकल रहा है, इनका मान पता कर लेंगे और उनको आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो फाई ई है कुल वैद्युत फ्लक्स, ये जो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई है ये बराबर होगा फाई 1 यानी पहले पृष्ठ से कितना निकल रही है, प्लस फाई 2 यानी दूसरे से कितनी निकल रही है, प्लस फाई 3 के, यानी ये जो घूमा हुआ है इससे कितनी फ्लक्स निकल रही है। या इसी को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये फाई ई बराबर होगा, हमें पता है ये फाई किसके बराबर होता है, ई डॉट डी ए या ई डी ए कॉस थीटा के। इसी प्रकार ये भी किसके बराबर होता है, ई डी ए कॉस थीटा के। तो ये पहली वाली पृष्ठ है तो इसको थीटा 1 नाम दे दे रहे हैं, इसको थीटा 2 प्लस ई डी ए, और ये हो जाएगा कॉस थीटा 3। अब हमको संपूर्ण निकालना है, यानी हमको कुल वैद्युत फ्लक्स पता करना है, तो इसी फार्मूले के आगे कुछ नहीं करते, चुपचाप ऐसे समाकलन का साइन बना देते हैं। ये बता रहा है हमको कि फाई 1 जो ये पूरा पृष्ठ है उसके लिए, ये जो नीचे का पूरा पृष्ठ है उसके लिए, और ये जो है ये साइड में पूरा पृष्ठ है उसके लिए। तो कुछ नहीं करते, ये जो फार्मूला है उसके आगे एक एक समाकलन का चिन्ह बना देते हैं। अब इसको आगे लिखेंगे तो ये देखो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा 1 का मान कितना होगा, तो हम कहते हैं ये वाली जो हमारी है, अगर ये हमारी पहली पृष्ठ हो, ये दूसरी पृष्ठ हो, और ये जो है हमारी गोल से ये कौन सी पृष्ठ हो, तीसरी, तो थीटा 1 जो यहाँ पे कोण बनेगा वो कितना कोण बन रहा है, हमें कोण किसके किसके मध्य चाहिए, ये देखो ई डी ए कॉस थीटा है, यानी कोण किसके मध्य होना चाहिए, ई और डी ए के मध्य। तो यहाँ ई की डायरेक्शन ये है, डी ए की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच का ये कोण कितना हो जाएगा 90। तो यहां से लिख दे डी ए कॉस 90 प्लस, जब दूसरे पृष्ठ की बात करेंगे तो यहाँ पे कोण कितना है, ई की दिशा इधर है, डी ए जो हमारा है वो नीचे है, तो इनके बीच का एंगल कितना है 90। तो यहां से हो जाएगा प्लस ई डी ए कॉस 90 प्लस यहाँ पे ई डी ए कॉस थीटा 3 जो होगा, यानी तीसरा कोण ये वाला, यहाँ पे कितना होगा, ये देखो डी ए का डायरेक्शन ये है और वही डायरेक्शन किसका है, ई का, तो कोई कोण बनेगा नहीं। कोण बनने के लिए क्या चाहिए, जैसे ऐसे थोड़ी सा एंगल पे रहेंगे तभी ना कुछ कोण बनेगा। ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के ही दिशा में, एक दूसरे के ऊपर से ही गए, यानी कुछ भी एंगल नहीं बनेगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो थीटा 3 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम कॉस की जगह पे क्या रख देते हैं, कॉस 0 रख देते हैं। अब यहाँ से ये देखो क्या हो जाएगा, जो कॉस 90 होता है उसका मान 0 होता है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, ये भी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि cos 90 0, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0 प्लस 0, और यहां से हमारे पास बचेगा क्या, समाकलन ऑफ ई डी ए, और ये cos जो हमारा 0 है इसका मान 1 होता है, तो 1 का इसमें गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको अगर मैं चाहूं तो क्या ऐसे भी लिख सकता हूं
ये समाकलन है किसका, ई डी ए का। जब समाकलन हम करते हैं तो जिसके साथ डी रहता है सिर्फ और सिर्फ समाकलन उसको उसका करते हैं, यानी बाकी जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ देखो ई के साथ डी नहीं जुड़ा है, यानी ई का समाकलन नहीं होगा। तो इस ई को मैं क्या कर सकता हूँ, बाहर लिख सकता हूँ। तो इस ई को मैंने क्या कर दिया, ऐसे यहां से मिटा के बाहर कर दिया, और ये हो गया ई, और समाकलन क्या, डी ए। अब जब डी ए का समाकलन हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ई ए, और ये हमारा जो है फाई ई का मान है। अब यहां हम लिखते हैं कि ये जो फाई ई है, अगर मैं गॉस का नियम यूज करूं तो यहां हम लिखेंगे किसके, गॉस के प्रमेय से ये जो फाई होता है, फाई ई, ये बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के। गॉस ने क्या कहा था कि जो आवेश है बटे एप्सिलॉन नॉट वही वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान है। तो ये जो फाई ई है इसकी जगह क्या मैं क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा ई, और ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये ए का मतलब क्या है कि ये जो साइड में ऐसे बेलनाकार क्षेत्रफल है उसकी बात कर रहा है, यानी ये जो साइड में हमारा बेलनाकार है उसके क्षेत्रफल की बात कर रहा है। और इसका सूत्र होता है 2 पाई आर एल, यानी बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एल। तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एल। और हमें पता क्या करना है, ये ई का मान पता करना है। तो ये जो 2 पाई आर एल है इसको हम क्या कर देंगे, इस साइड भेज देंगे। तो जब इसको हम इस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसी को जब हम इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा यहां से हमारा ई बराबर क्यू अपान, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर और यल, ये हो जाएगा आर और यल। अब यहां से देखो हम क्या करेंगे, ये जो क्यू है ना, एक चीज हमें पता है क्या, कि ये जो आवेश घनत्व लैम्डा होता है ये बराबर होता है क्यू बटे यल के। यहां हम ऐसे लिखेंगे, चूंकि जो आवेश घनत्व लैम्डा है ये बराबर होता है क्यू अपान यल के। जो पिछले अध्याय में हमने रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा था, वहां पे हमने पढ़ा था ना कि जो लैम्डा होता है आवेश घनत्व ये बराबर होता है क्यू बटे उसकी कितनी लंबाई है। तो क्या यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो क्यू होगा वो बराबर होगा लैम्डा यल के। जो हमारा क्यू आएगा वो किसके बराबर होगा, यल यहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, लैम्डा यल के। अब इस क्यू का मान मैं चाहूं तो लैम्डा यल यहाँ पे रख सकता हूं, तो इसको नाम दे दे रहे हैं समीकरण 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, और ये जो छोटा सा इसको मैं नाम दे दे रहा हूं क्या, समीकरण 2 का। तो यहां से हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ई बराबर, इसको हम लिखेंगे क्यू की जगह पे क्या, लैम्डा यल, ये हो जाएगा लैम्डा यल बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर यल, ये यल से ये यल कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये लैम्डा को हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं लैम्डा बटे आर। और यही चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। इसी को एक स्टेप और आगे हम बढ़ा सकते हैं, क्या, अगर मैं ऊपर और नीचे किससे गुणा कर दूं, 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर दें ये ई बराबर हो जाएगा 1 अपान, नीचे जो 2 गुणा करेगा इसको 4 कर देगा तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर जो 2 गुणा करेगा इस लैम्डा को चेंज करके क्या कर देगा 2 लैम्डा अपान आर। और यही हमको डिराइव करना रहता है कि अनंत लंबाई का अगर हमारे पास आवेशित तार होगा तो उससे p दूरी पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी वो होती है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l अपान r के। तो बात करते हैं हम गॉस के नियम के अगले अनुप्रयोग के, जो है हमारा अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के कारण, या इसी को कई बार चादर ना कह के वो प्लेट कहता है, तो चाहे चादर पूछे चाहे प्लेट पूछे बात दोनों क्या है, समान ही। तो अनंत विस्तार के जो हमारी प्लेट है या चादर है उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। जैसे अभी हमने क्या किया था, एक अनंत विस्तार के अनंत लंबाई के तार के कारण उससे कुछ दूरी r पर किसी बिंदु P पे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात किया था। वैसे ही अब की बार क्या करना है, अब की तार की जगह पे क्या है, कोई एक आवेशित चादर है जिसका विस्तार क्या है, अनंत। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले क्या लाइनें लिखेंगे,
वही माना सिग्मा आवेश घनत्व की अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित चादर है जिससे r दूरी पर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये हो गई हमारी जो आवेशित चादर थी और इसका आवेश घनत्व सिग्मा कितना हो जाएगा हमारा Q अपान A हो जाएगा, क्योंकि आवेश घनत्व जो हमारा होता है ये सिग्मा ये बराबर होगा Q अपान उसके क्षेत्रफल A के। आगे कह रहा है कि हमको r दूरी पे किसी बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने कहा कि मान लेते हैं कि जो बिंदु था वो बिंदु P यहाँ कहीं पे था जिसपे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और वो जो कि कितना दूरी पे इसमें r। तो हम करेंगे क्या कि इस P से होता हुआ A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का, अनुप्रस्थ काट का मतलब कि ये जो साइड का होता है, जैसे अगर ये हमारे पास बेलन है ये जो साइड का एरिया रहता है ना ये वाला, इसी को हम क्या कहते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी इसकी बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक लंब वृत्तीय बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो यहां से होता हुआ एक A अनुप्रस्थ काट का, यानी ऐसे जो इसका क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा कितना A। तो हम कहते हैं कि A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं और ये पृष्ठ हमारा ऐसे आएगा और फिर यहां पे ऐसे काटेगा और इस चादर के आर पार होके इधर ऐसे निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये आकृति क्या है, जैसे अगर मेरे पास ये कोई चादर है या प्लेट है तो ये जो बना हुआ है ना ये ऐसे दिख रहा है पर हकीकत में क्या है ये ऐसे है, यानी ऐसे आवेशित चालक है। अब सोचो इसके आर पार ऐसे कोई चीज क्या हो जाए, आर पार चली जाए, यानी एक बेलनाकार सरफेस है जो इसको बीचों बीच इसके आर पार चली जा रही। तो ये जो आकृति है ना ये वही है कि ये हमारे पास चादर है और कोई चीज है जो इसके यहाँ बीच से इस पार से लेके इस पार तक ऐसे चला गया है। तो हम कहते हैं ये जो अनुप्रस्थ काट है उसका क्षेत्रफल कितना है A, तो जितना A ये होगा उतना ही A ये होगा और उतना ही A वो भी हो जाएगा। अब यहां से हम आगे क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये जो लंब वृत्तीय बेलन बन रहा है अगर मुझे पता करना हो कि इसमें से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा तो मैं क्या करूंगा, इससे कितना निकलेगा वो निकाल लेता हूं, इससे कितना निकलेगा वो निकाल लेता हूं और ये जो गोला वाला है ना ये साइड वाला इससे कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो निकाल लेता हूं। तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मानते हैं कि इसका जो सरफेस है ये कोई छोटी सी सरफेस क्या हो गई डी ए और इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा ऐसे बाहर की तरफ होगा, यहाँ पे कोई छोटा सा एरिया डी ए मान लेते हैं और इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो ऐसे बाहर की तरफ होगा और यहाँ पे छोटा सा एरिया डी ए मान लेते हैं और इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो ऐसे बाहर की तरफ होगा। तो अगर मुझे पता करना है कि टोटल फ्लक्स कितनी होगी तो यहां पे हम लिखेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स, ये जो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई होगा वो बराबर होगा पहले पृष्ठ से कितनी जा रही, अगर मैं इसको मान लेता हूं पहला और ये दूसरा और ये तीसरा पृष्ठ तो हो जाएगा फाई वन प्लस फाई टू, यानी दूसरे से कितना जा रहा है और तीसरे से कितना जा रहा है तो फाई थ्री। अब इसी चीज को जब हम लिखते हैं तो ये फाई वन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा वन हो जाएगा प्लस ई डी ए कॉस थीटा टू प्लस ई डी ए कॉस थीटा थ्री और संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम निकाल रहे हैं तो इसके आगे ऐसे क्या जोड़ देंगे समाकलन, यानी हम पूरा का पूरा पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं। अब यहां से हमको पता करना होगा थीटा वन कितना है, थीटा टू कितना है और थीटा थ्री कितना, एकदम सेम जैसे पिछले वाले हम करते थे वैसे ही क्या करना है इसमें भी करना है। तो अब चलो पता करते हैं E और DE के बीच एंगल कितना है। तो इसके लिए हमें E पे भी पता होना चाहिए कि E की दिशा किधर है। तो ये जो हमारा धन आवेश है इसके कारण E की दिशा क्या होगी धन आवेश से दूरी की तरफ, यानी इस साइड ऐसे वैद्युत बल रेखाएं ऐसे बाहर निकल रही होंगी ऐसे बाहर निकल रही होंगी ऐसे बाहर निकल रही होंगी और इधर क्या होगा ऐसे 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 निकल रही होंगी। जैसे ये जो हमारी चादर है अगर हम मानते हैं कि इधर भी आवेश है और इधर भी आवेश है तो ये हमने रख दिया इधर भी धनावेश है इधर भी धनावेश है। अब होगा क्या धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी तो यहाँ पे ऐसे ऐसे इस दिशा में सभी वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी और इधर इस दिशा में सभी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो
इस बिंदु पे जो ई की डायरेक्शन होगी वो भी वही होगी जो डायरेक्शन किसकी है, डी ए की है। यानी यहाँ पे जो θ1 हमारा बनेगा वो कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ई की डायरेक्शन ये है, वही डायरेक्शन डी ए की है, तो यहाँ पे जो हमारा θ2 बनेगा वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या है, डीए की डायरेक्शन ऊपर है पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर है, इधर है डायरेक्शन, तो इसकी दिशा हो जाएगी किधर, ऐसे हो जाएगी हमारी ई की दिशा, और ऊपर की तरफ क्या है, डी ए की दिशा है, और दोनों के बीच का कोण कितना बन जाएगा, 90। यानी जो θ3 है वो हमारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पे θ1, θ2 और θ3 का मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा समाकलन ई डी ए। कॉस θ1 हमारा कितना है, 0 है, और कॉस θ2 भी 0 है, तो ये हो जाएगा कॉस 0 प्लस समाकलन ई डी ए कॉस 0 प्लस समाकलन ई डी ए कॉस, यहाँ पे θ3 कितना है, 90, तो ये हो जाएगा कॉस 90। कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। तो अगर कॉस 90 0 हो तो ये पूरी टर्म का गुणा करके भी क्या कर देगा, इसको 0 बना देगा। और ये जो कॉस 0 है इसका मान कितना होता है, 1, तो यहां से ये हो जाएगा हमारा क्या, समाकलन ई डी ए, ये कॉस 0 का मान 1 प्लस समाकलन ई डी ए प्लस कितना हो जाएगा, ये मान हमारा 0 हो जाएगा। अब अगर देखो तो ये भी ई डी ए है, ये भी ई डी ए है, तो दोनों जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 ई डी ए। और यहां से हम ई को भी क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, जैसे पिछले में किया था कि समाकलन किसको बदलेगा, सिर्फ डीए को बदलेगा, ई क्या आ जाएगा हमारा, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 ई और समाकलन ऑफ डी ए। और ये डी ए का जब हम समाकलन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। यानी यहां से हमारा आ जाएगा 5 ई बराबर 2 ई ए के। और वापस से ये जो 5 ई है, गॉस के नियम के अनुसार ये 5 ई को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे गॉस के प्रमेय से ये जो 5 ई है ये बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ पे जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 2 ई ए के, और इसको हम नाम दे दे रहे समीकरण नंबर 1 का। अब वापस से आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, हम जानते हैं, भले से ना जानते हो पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि हम जानते हैं। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये जो सिग्मा होता है ये बराबर होता है क्यू अपान ए के। अभी हमने लिखा था ये जो आवेश घनत्व होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, ये बराबर होता है क्यू अपान ए के। तो यहां से हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए के, अतः ये क्यू बराबर क्या मैं लिख सकता हूं, सिग्मा ए। ये क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा ए, और इसको नाम दे दे रहा हूं समीकरण नंबर 2 का। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, 1 और 2 से क्या होगा, ये क्यू का मान उठा के यहाँ पे रख देंगे, ये हो जाएगा सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा किसके, 2 ई ए के। ये ए से ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमें पता ई करना है तो इस 2 को इधर भेज देंगे, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और यही चीज को हमको क्या करना था, डिराइव करना था। अगर पूछेगा हमसे अनंत विस्तार की समतल अचालक, एक चीज और ध्यान देंगे, ये हमारी क्या है, अचालक चादर है, चादर हो चाहे प्लेट हो, तो ऐसे चित्र बनाएंगे और ऐसे डेरिवेशन करके यहाँ तक छोड़ देंगे। और एक चीज यहाँ पे नोट करके हम लिखते हैं, क्या नोट करके हम लिखते हैं, यहाँ एक छोटा सा हम नोट करके लिखते हैं कि यहां क्षेत्र की तीव्रता, यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी r पर निर्भर नहीं करेगी, इसका मतलब क्या है, हम ये देखो जो E का फार्मूला है ये बराबर है सिग्मा, यानी जो उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के। इसमें कहीं स्मॉल r नहीं आया, इस फार्मूले में कहीं पर भी हमको स्मॉल r नहीं दिख रहा, तो हम कहते हैं यानी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिंदु से कितना दूर है कितना नहीं है, ये वैद्युत क्षेत्र की जो हमारी तीव्रता है ये उससे की P की दूरी जो r है उस पर निर्भर नहीं करती।
तो ये रहा हमारा पूरा डेरिवेशन, कैसे इसको हम करते हैं। अगले अनुप्रयोग की बात करें जो कि हमारा है समतल आवेशित चालक प्लेट या चादर। देखो इससे पहले जो हम किए हैं वो अचालक के लिए है, यानी प्लेट वहां पर भी थी, चादर वहां पर भी थी, यहां पर भी वही प्लेट वही चादर है, परंतु वो चालक नहीं थी, यानी वो कुचालक थी या अचालक थी। और ये बात किसकी है? चालक की। तो जब भी पूछेगा तो हमें ध्यान देना है कि क्या ये चालक की पूछा है। अगर चालक की पूछेगा तो ये वाला करेंगे, और अगर अचालक की पूछेगा तो इससे पहले वाला। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमको कह रहा है कि आवेशित चालक प्लेट के निकट या चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम कहते हैं कि माना सिग्मा आवेश घनत्व की एक आवेशित चालक प्लेट है जिसके निकट कुछ दूरी पे एक कोई बिंदु P है जिसपे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने कहा कि ये हमारा चालक प्लेट है, ये जो हमारी प्लेट है ये कैसी है? चालक प्लेट है, और जिसका आवेश घनत्व जो है वो हमारा सिग्मा है। और इससे P कुछ दूरी पे मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा कोई बिंदु P है जिसपे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये आवेशित है तो हमने क्या कर दिया, इस पे ऐसे आवेश बना दिया, और ये हो गई हमारी आवेशित, एक समान आवेशित चालक प्लेट। अब देखो एक चीज होती है, ये जो प्लेट हमारी है कैसे, ये अगर मैं कहूं ये हमारी अगर प्लेट है तो ये कुछ ऐसे रखी गई है। अगर ऐसे हम रखेंगे तो जब सामने से दिखेंगे तो क्या होगा, ये पतला सा हिस्सा दिखेगा ना। तो ये बात इसकी कर रहा है, ये कोई रॉड की तरह नहीं है बल्कि ये एक चादर की प्लेट है। पर इसी प्लेट को, ये जो हमारा पृष्ठ है, अगर मैं ऐसे रखूंगा तो ये हिस्सा दिखेगा, अगर मैं ऐसे करके रख दूं तो ये पतला सा हिस्सा दिखेगा ना। तो वही ये पतला सा हिस्सा है, और ये जो प्लस आवेश है ना, इसका मतलब इस पृष्ठ पे भी प्लस आवेश है और इस पृष्ठ पर भी हमारा प्लस आवेश है। तो ऐसे इसको जब हम रखेंगे तो ये पृष्ठ पे भी धन आवेश है, पीछे वाले पृष्ठ पे भी धन आवेश है, तो ये हमें ऐसा दिख रहा है। आगे हम कहते हैं कि चालक प्लेट के अंदर कोई आवेश नहीं है, यानी जो चालक होते हैं ना उनकी एक खासियत होती है कि जितना आवेश मिलता है वो सभी आवेश को अपने पृष्ठ पे भेज देते हैं, अंदर कुछ भी नहीं रखते। जैसे अगर ये हमारी चालक प्लेट है तो जितना भी आवेश मिलेगा ना सभी इसके पृष्ठ पे यहाँ वितरित हो जाएगा। इसका ये जो अंदर का हिस्सा है ना, इसमें कुछ भी आवेश नहीं रहता। ये चालकों का क्या होता है, गुण होता है। तो यहाँ से हम कहेंगे चालक प्लेट के अंदर कोई आवेश नहीं है, यानी ये जो खाली जगह दिख रही है ना इसीलिए दिख रही है क्योंकि चालकों के अंदर कोई आवेश नहीं होता बल्कि सभी आवेश उसके पृष्ठ पे चले जाते हैं। तो अगर आवेश नहीं है तो इसको हम दो समतल चादरों की भांति मान सकते हैं। जैसे अगर ये है, हम कह रहे हैं ये बीच में कुछ भी नहीं है, इधर आवेश है और इधर आवेश है, तो इसको मैं ऐसे मान सकता हूं कि जैसे ये दो अलग अलग हो, जैसे ये एक पृष्ठ हो गई अलग वाली, ये दूसरी पृष्ठ हो गई। तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये दो समतल चादरों से मिलकर बना है, और जिसको हम नाम दे देते हैं क्या, इसको नाम दे रहे हैं पहला वाले को पहला, यानी इसको पहली नाम दे रहे हैं, और ये जो हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी पृष्ठ। जैसे ये वाली पृष्ठ हमारी पहली हो गई और ये हो गई हमारी दूसरी। तो यहां से हम लिखेंगे अगर ये दो अलग अलग चादरें हैं तो इनके कारण अलग अलग बिंदु P पे जो हमारे क्षेत्र की तीव्रता भी लगेगी। तो हम मानते हैं जो पहले वाले के कारण लग रही है वो E1, और E1 किधर लगेगा, बाहर की तरफ, क्योंकि ये क्या है हमारी धन आवेशित है, यानी धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं ऐसे बाहर की तरफ जाएंगी, यानी E1 की दिशा इधर होगी, E2 की दिशा किधर होगी, ये भी धन आवेश है, इससे भी वैद्युत बल रेखाएं ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी। तो यही दिशा हो जाएगी E1 की, और यही दिशा किसकी हो जाएगी हमारी E2 की, यानी E1 और E2 क्या होंगे, समान दिशा में लगेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे प्लेट एक के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी जो पहली वाली हमारी प्लेट है ये वाली, इसके कारण यहाँ पे कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, तो हम लिखेंगे जो हमारा E1 होगा वो बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कहां से है, याद करो इसके पीछे जब हमने डेरिवेशन किया था तो वहां पे हम डिराइव किए थे ये कि अगर हमारे पास कोई चादर है तो इस चादर से P दूरी, जो अगर कोई बिंदु P है तो वहां पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो वहां से E1 हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसी प्रकार प्लेट
प्लेट दो के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी दूसरी वाली जो प्लेट है इसके कारण कितना होगा, तो इसके कारण जो होगा उसको दूसरा है तो E2 लिख देंगे और फार्मूला वही होगा सिग्मा अपान क्या 2 एप्सिलॉन नॉट। चाहे ये चादर का हमारा ये हो चाहे ये चादर हो, दोनों के लिए फार्मूला क्या रहता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे हम लिखते हैं अतः बिंदु P पे परिणामी तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ये जो हमारा बिंदु P है इस पे जो परिणामी तीव्रता होगा, परिणामी का मतलब एक तो पहली वाले के कारण कुछ होगा E1, वैसे ही दूसरी वाले के कारण कुछ होगा E2, यानी E1 भी उधर ही ढकेल रहा है, E2 भी क्या कर रहा है उधर ही ढकेल रहा है। तो जब हम हमारे दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं ना, तो उसका परिणामी निकालने के लिए हम दोनों को क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से जो परिणामी E होगा वो बराबर हो जाएगा, दोनों की दिशा सेम है तो E1 प्लस E2 के, और यहाँ से हमारा E बराबर आ जाएगा E1 का मान कितना है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट है तो नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो जाएगा हमारा सिग्मा प्लस सिग्मा, और ये जुड़ेगा कितना हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ से हमारा बचेगा E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और इसी चीज को क्या करना था हमें डिराइव करना था, हमें दिखाना था कि ये जो बिंदु हमारा P होगा यहाँ पे जो क्षेत्र की तीव्रता E होगी वो बराबर होगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट की। तो जब भी हमसे पूछेगा प्लेटों के बारे में तो ध्यान देंगे कि क्या वो चालक के बारे में पूछा, अगर चालक के बारे में पूछेगा तो ये वाला, अचालक के बारे में पूछेगा तो इससे जो हम पहले वाला किए थे वो वाला करेंगे। बात करें अगले टॉपिक की जो है हमारा दो समतल आवेशित, यानी अब तक हमने क्या पढ़ा था एक प्लेट पढ़े थे, अब बारी किसकी है दो प्लेटों की। कह रहा है कि दो समतल आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी अब तक हम बात कर रहे थे कि हमारे पास एक ही प्लेट थी पर अब दो प्लेट है, एक प्लेट ये और दूसरी प्लेट ये। इसमें दो स्थितियां बनती है, कौन कौन सी, पहली है कि जब दोनों प्लेटें समान आवेशित हो, इसका मतलब कि अगर इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, अगर इन प्लेट पे हमारा प्लस आवेश है तो सामने वाले पे भी क्या होगा समान धन आवेश होगा। तो हम कहेंगे दोनों प्लेटों पे समान आवेश है या आवेश की जो प्रकृति है वो समान है। अब जो ये दो हमारी प्लेटें हैं, एक यहाँ ऐसे खड़ी हो गई और दूसरी यहाँ, तो अगर देखोगे ना तो इसके पास P को रखने के लिए हम तीन जगह पे रख सकते हैं। पहला P को या तो इसके बीच में रख सकते हैं, दूसरा P को इस साइड रख सकते हैं, और तीसरा हम चाहे तो P को यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो हमारे पास तीन कंडीशन है, तीन जगह है जहां पे हम P को रख सकते हैं। तो हम कहते हैं कि ये कोई बिंदु था, अगर इस पे P रहेगा तो इसको नाम हम दे दे रहे हैं बिंदु एक का, और ये जो हमारा है अगर मध्य बिंदु जो होगा यहाँ पे हम नाम दे दे रहे हैं इसको बिंदु दो, और यहाँ पे अगर हमारा P रहेगा तो इसको नाम हम दे रहे हैं बिंदु तीन। तो जो हमारा P है वो कहीं पर भी रख सकते हैं, हमारे ऊपर है, चाहे हम बीच में रखें, चाहे इस साइड रखें, चाहे इस साइड रखें, हमें तीनों पॉइंट के लिए क्या करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अगर मैं कहूं ये धन आवेशित प्लेट है तो हमको पता है कि धन आवेशित प्लेट से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हमेशा बाहर की तरफ निकलती है। यानी अगर ये प्लेट ऐसे होगी तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो ऐसे इधर होगा, और इस साइड जो होगा वो ऐसे इधर होगा, यानी धन आवेश के दोनों तरफ वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी। सेम यहाँ पर भी होगा, इससे वैद्युत क्षेत्र इधर जाएगा और इस साइड ऐसे इधर आएगा। तो ये जो बिंदु एक है यहाँ पे अगर हम ध्यान दें कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, अब देखो दो प्लेटें हैं तो दोनों के कारण कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो इसके कारण जो तीव्रता होगी वो मान लेते हैं ये पहली प्लेट हमारी है और ये दूसरी, और साथ ही साथ इसका अगर हम मान लें जो आवेश घनत्व है वो सिग्मा 1 है और इसका जो आवेश घनत्व है वो सिग्मा 2 है।
तो पहली प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत बल रेखा ऐसे बाहर निकलेगी और ऐसे इधर चली जाएगी। हमने कहा ये डायरेक्शन किसकी हो गई, E1 की। दूसरी प्लेट के कारण इस बिंदु पे जो तीव्रता होगी, तो दूसरी प्लेट से ऐसे विद्युत धारा निकले, ये वैद्युत क्षेत्र निकलेगा और ऐसे इधर चला जाएगा, यानी यही डायरेक्शन E1 की होगी और यही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, E2 की। बात करें मध्य बिंदु पे, तो मध्य बिंदु पे यहां से निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र इधर जाएगा, यानी मध्य बिंदु पे ये डायरेक्शन हो जाएगी हमारी E1 की। और दूसरी प्लेट के कारण क्या होगा, यहां से निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र इधर जाएगा, तो ये डायरेक्शन हमारी हो जाएगी E2 का। अब तीसरे बिंदु पे बात करें, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा, ये धन आवेश है तो इधर ऐसे होगा, ये डायरेक्शन हमारा किसका हो जाएगा, E2 का। और पहले के कारण जो यहां से वैद्युत क्षेत्र निकलेगा वो भी ऐसे इसी दिशा में जा रहा है, इसकी भी दिशा वही हो जाएगी। तो अगर हमारे पास कोई बिंदु है जिसपे हमें पता है कि दो वैद्युत क्षेत्र काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो अगर मुझे पता करना हो कि परिणामी कितना होगा यानी टोटल कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इनका सदिश योग कर लेंगे। और सदिश योग करते वक्त एक बात ध्यान रखते हैं, अगर दोनों की दिशा क्या है, समान, अगर E हो चाहे कोई भी हो, या हो चाहे कोई भी वेक्टर हो, अगर दोनों की दिशा समान है तो जब परिणामी निकालेंगे तो उनको डायरेक्ट जोड़ लेंगे। अगर दोनों की दिशा विपरीत है तो जब परिणामी निकालेंगे तो पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा देंगे। तो इन्हीं सब का यूज करके इसका डेरिवेशन करते हैं। और इसका डेरिवेशन में कुछ खास है नहीं, जो मेन चीज है ये कि आप चित्र समझ रहे हैं, ये कैसे क्षेत्र निकल रहा है, अगर ये समझ रहे होंगे तो इसको आसानी से हम कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, अगर बिंदु 1 और जो बिंदु 3 है, यहाँ पे देखोगे तो E1 E2 एक ही दिशा में है, यहाँ पर भी E1 E2 एक ही दिशा में, तो हम लिखते हैं क्या कि बिंदु 1 व बिंदु 3 पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आएगा वो E आएगा और E बराबर होगा, दोनों की दिशा एक ही है तो E1 प्लस E2 के। अब यहां से E1 क्या होगा, पिछले वाले डेरिवेशन में याद करो जो हम चादर के कारण निकालते थे, तो वहां पे हमारा आता था कि ये जो E होगा वो बराबर था किसके, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के। ये पहले हमने डिराइव कर चुके हैं, तो यही फार्मूला यहाँ पर भी यूज करेंगे, क्योंकि ये भी तो एक चादर है ना, और ये भी एक चादर है, चाहे चादर कहे चाहे प्लेट कहे, बात क्या है, एक ही है। तो इसके कारण जो हमने फार्मूला पढ़ा था उसी को यहाँ नोट करते, ये E1 है तो सिग्मा को क्या कर देंगे, सिग्मा 1 कर देंगे, नीचे 2 अपान एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो नहीं चेंज करते हैं। E2 है तो सिग्मा की जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 हो जाएगा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से देखो तो हम चाहें तो 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं, ये कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो अगर चाहे बिंदु 1 पे निकालनी हो चाहे 3 पे निकालनी हो, तो यही हमारी क्या आ गई, परिणामी वैद्युत क्षेत्र आ गया। दूसरा हम लिखते हैं इसमें कि अगर बिंदु 2 पे निकालना हो तब यहां लिखेंगे हम बिंदु 2 पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, जो बिंदु 2 पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा तो दोनों की दिशा क्या है, अलग अलग है, तो परिणामी निकालने के लिए क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2 के। अब E1 का मान यही वाला वापस से रखेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं, हमारा E बराबर आ जाएगा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में बचेगा क्या, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। और यही हमें निकालना था कि अगर बिंदु ये बाहर वाले बिंदु पे निकालना रहेगा तो ये आएगा, अगर मध्य बिंदु पे निकालना रहेगा तो हमारा ये आएगा। अगली जो स्थिति है दो प्लेटों के केस में, पहले हमने देखा कि दोनों जो प्लेटें थी वो समान आवेशित थी, यानी इस पे भी पॉजिटिव चार्ज इस पे भी पॉजिटिव चार्ज था। अब दूसरी स्थिति क्या है, और ये जो दूसरी स्थिति है अगर जो बोर्ड के नजरिए से देखें तो ये दूसरी स्थिति, और इस स्थिति में ये जो मध्य बिंदु होता है इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए तीनों हम देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि जब दोनों प्लेटों पर विपरीत आवेश हो, यानी हम कहते हैं कि अगर एक पे प्लस आवेश है ऐसे, तो दूसरी पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस आवेश होगा।
और इन दोनों प्लेटों के कारण वही बिंदु हमारे फिर भी 3 आएंगे। एक तो यहां हम रख सकते हैं, कौन कौन से, जल्दी से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा क्या, बिंदु 1। अगर बीच में रखेंगे तो इसको हम कहेंगे ये हमारा क्या है, बिंदु 2। और यहां पे अगर लिखेंगे तो इसको हम कह देंगे क्या, बिंदु 3। अब होगा क्या, हमें पहले, दूसरे और तीसरे बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो उसके लिए हम देखेंगे वापस से वही कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा, ये प्लस आवेश से बाहर की तरफ निकलती है, यानी धन आवेश से बाहर निकलती है। तो पहली वाली प्लेट के कारण जो होगा, इससे ऐसे निकलेगी, इधर बाहर चली आएगी, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा हमारा किसका, E1 का। इस बिंदु पे दूसरे के कारण क्या होगा, तो जैसे धन आवेश के कारण प्लेटों से बाहर की तरफ जाता है वैद्युत क्षेत्र, वैसे ही ऋण आवेश की ओर आता है, यानी ऋण आवेश की ओर आता है। तो ये अगर हमारी ऋण आवेश चादर है या प्लेट है, तो वैद्युत क्षेत्र इसके अंदर जाएगा, इधर से ऐसे अंदर जाएगा। तो अगर इसके साइड से देखोगे तो वैद्युत क्षेत्र कैसे होगा, यहाँ पे जो बिंदु होगा यहां से ऐसे अंदर जा रहा होगा, यानी दिशा क्या होगी, ये वाली। तो हम लिख देंगे ये हमारी क्या हो जाएगी, E2 की दिशा। इसी प्रकार इस बिंदु पे क्या होगा, धन आवेश से ऐसे दूर की तरफ जाएगा, यानी ये हो जाएगी E1 की दिशा। और ऋण आवेश की ओर जाएगा, यानी यही दिशा किसकी हो जाएगी, E2 की भी यही दिशा हो जाएगी। और इस बिंदु पे क्या होगा, धन आवेश के कारण इधर जाएगा, तो ये हो गई हमारी E1 की दिशा। और दूसरी प्लेट के कारण क्या होगा, ऋण आवेश की ओर आता है, यानी इस दिशा में जाएगा, तो ये दिशा हो जाएगी हमारी E2 की। और हम मान लेते हैं ये धन आवेशित है, तो इसका जो आवेश घनत्व है वो प्लस सिग्मा है, और इसका जो आवेश घनत्व है वो माइनस सिग्मा है। तो वापस से लिखेंगे बिंदु 1 और बिंदु 3 पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र। परिणामी वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, वही कि अगर विपरीत दिशा रहेगा तो घटा देंगे, और अगर समान दिशा रहेगा तो जोड़ देंगे। तो यहाँ बिंदु 1 और बिंदु 3 पे देखो तो दोनों की दिशाएं क्या है, उल्टी हैं। E1 इधर जा रहा है, E2 इधर, उसी प्रकार से E1 और E2 उल्टे हैं। यहाँ पे दोनों क्या है, एक ही दिशा में। तो हम लिखेंगे बिंदु 1 और 3 पे जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा, ये E बराबर होगा, विपरीत है तो क्या कर दें, E1 माइनस E2 कर दें। यहां से E1 का जो फार्मूला रखेंगे तो सिग्मा हो जाएगा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस E2 का जब रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे दोनों का सिग्मा सिग्मा है, तो दोनों की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, सिग्मा। पर हमको साइन से कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ ये साइन बता रहा है कि धन आवेशित है, और ये बता रहा है क्या है, हमारी ऋण आवेशित है। तो साइन को इग्नोर कर देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ क्या उठाएंगे, यहाँ से सिग्मा और वहां से सिग्मा। अब यहाँ पे देखो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट में से सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E का मान 0 आ जाएगा। यानी इस बिंदु और इस बिंदु पे जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है उसका मान 0 आ जाएगा। अगला करते हैं कि ये जो मध्य बिंदु होगा, और बोर्ड में जब भी पूछता है इससे तो ज्यादातर चांस रहता है कि ये मध्य बिंदु को पूछेगा। तो यहां से हम लिखेंगे मध्य बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालेंगे तो हम लिखेंगे E बराबर होगा, दोनों की दिशा एक ही है तो हो जाएगा E1 प्लस E2 के। यहां से E1 का मान रखेंगे तो हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसका भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम साइन को नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ उसका क्या ले रहे हैं, परिमाण। अब ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हम लिखेंगे अतः E बराबर होगा हमारा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और अगर ये मध्य बिंदु पे निकालना रहेगा तो ऐसे लगेगा। जब भी बोर्ड पे पूछता है तो ये मध्य बिंदु के लिए खास तौर पे पूछता है, और पूछेगा तो कैसे पूछेगा, कहेगा कि दो आवेशित चादरें हैं जिनका प्रकृति विपरीत है, यानी अलग अलग आवेश की हैं, असमान आवेश की हैं, तो उनके मध्य बिंदु पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु का पूछेगा तो हम सिर्फ ये मध्य बिंदु का करके छोड़ देंगे, अगर ये साइड के नहीं पूछेगा तो ये नहीं करेंगे। बात करें अगले टॉपिक की, जो है हमारा गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें 3 स्थितियां आती हैं। ये पहली स्थिति होती है कि जब बिंदु गोलीय कोष के बाहर हो, यानी अब तक हम तार और चादर का पढ़ते थे, अब की बारी हमें पता करने का कि अगर हमारे पास गोलीय कोष हो और वो आवेशित हो तो उसके कारण
किसी बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इसमें तीन स्थितियां आती हैं। जो पहली स्थिति है वो कहता है जब बिंदु गोलीय कोश के बाहर हो। तो इसको कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि माना r त्रिज्या का एक आवेशित, ये हो गया r त्रिज्या का एक आवेशित गोलीय कोश है। गोलीय कोश का मतलब वही जो हमारा गोला होता है। तो ये r त्रिज्या का एक आवेशित गोलीय कोश है जिससे स्मॉल r दूरी पे, जिससे स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या लिखेंगे, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक आवेशित गोलीय कोश है जिससे स्मॉल r दूरी पे स्थित किसी बिंदु P पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आगे क्या करते हैं, हम बिंदु P से होते हुए एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बिंदु P से होता हुआ एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। अब ये जो जिस बिंदु P पे निकालना है, यहाँ पे हम एक छोटा सा एरिया मान लेंगे, यानी एक छोटा सा क्षेत्रफल क्या मान लेंगे, dA। और अगर ये क्षेत्रफल dA है तो ये हो जाएगा उसका सदिश वेक्टर dA की दिशा, यानी ये हमारा क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। अब यहां देखो जो हमारा ये आवेशित गोलीय कोश है ये इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। अगर मुझे पता करना हो कि इस गॉसियन पृष्ठ से जो बड़ा वाला गोला है उससे कितना फ्लक्स जाएगा, तो हमको पता है कि जो यहाँ पे लिखेंगे जो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जो वैद्युत फ्लक्स होगा हमें पता है ये फाई ई जो होता है वो बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा के। अब संपूर्ण पृष्ठ की बात है तो इसके आगे क्या लगा देंगे, समाकलन, और एक गोला लगा देंगे जो हमें बताएगा कि ये पृष्ठ हमारा कैसा है, बंद पृष्ठ है। अब यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ई डी ए कॉस थीटा, यानी हमें ई और डी ए के बीच का कोण पता करना होगा। तो कैसे पता करेंगे, ये हमें पता है कि डी ए की दिशा ऐसे इस बिंदु पी पे बाहर की तरफ है। अब ई की दिशा क्या होगी, तो हमें पता है धन आवेश से जो ई होता है वो हमेशा बाहर की तरफ निकलता है, यानी यहाँ पे जो ई की दिशा होगी ऐसे बाहर, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, और जो यहाँ पे धन आवेश होगा वहां पे कैसे होगी, ऐसे इस दिशा में निकलेगा। यानी जो ई की दिशा होगी वो भी क्या होगी, यही दिशा होगी। तो हम कहेंगे ई की भी दिशा वही है जो बी ए की दिशा है, और जब दोनों की दिशा वही होती है जो थीटा आता है वो कितना हो जाता है हमारा 0 डिग्री। तो यहाँ से cos थीटा का मान कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा समाकलन ऑफ ई डी ए cos 0, और cos 0 का मान 1 होगा, ये हमारा आ जाएगा ई डी ए। अब यहाँ से देखो ई कांस्टेंट है तो ये को बाहर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ई समाकलन ऑफ डी ए, और जब डी ए का समाकलन हम करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ई डी ए का ए हो जाएगा, यानी जो फाई ई है ये बराबर हमारी हो जाएगी ई। और ए का मतलब क्या है कि ये जो बड़ा वाला पृष्ठ है ना इसका क्षेत्रफल कितना है, तो हमको पता है कि गोले के क्षेत्रफल का सूत्र जो हमारा होता है यहां से हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और ये देखो बड़ा वाला ये छोटा वाला आर लेंगे, क्यों, क्योंकि यहां से बात इसकी है, ये वाले गोले की बात हो रही है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, तो यहां से हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें ई का मान पता करना था तो एक चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या, गॉस के प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या कहती थी कि ये जो फाई ई होगा वो बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के। इस फाई ई की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर के। अब ई का मान हमें पता करना है तो हम लिखेंगे ई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या इसी चीज को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख देंगे और ये जो क्यू अपान आर स्क्वायर है इसको हम साइड में लिख देंगे तो हो जाएगा क्या, क्यू अपान आर स्क्वायर। और यही हमें पता करना था। अगर हमसे पूछेगा कब, जब बिंदु क्या हो, गोलीय कोश के बाहर हो। इसमें 3 कंडीशन होगा, एक तो बिंदु पी बाहर हो सकता है कहीं पे, दूसरा इस गोले के ऊपर हो, और तीसरा इसके अंदर हो। तो अगर हमसे पूछता है कि आवेशित गोलीय कोश के कारण या तो कहे कि चालक गोलीय कोश के कारण, दोनों के दोनों में हम यही सेम डायरेक्शन जो सेम डेरिवेशन वो लिख देंगे।
इसकी दूसरी स्थिति की बात करते हैं, जो है कि अगर बिंदु P हमारा गोलीय सतह पे आ जाए। गोलीय सतह का मतलब जैसे ऐसे हम बनाए थे एक गोला और हम कहते थे इसकी त्रिज्या r है और ये बड़ी वाली त्रिज्या स्मॉल r है, यहाँ पे कोई बिंदु P था, तो कह रहा है कि अब ये बिंदु P यहाँ पे ना होके बल्कि ये बिंदु P कहाँ पे हो जाए, यहाँ पे आ जाए, यानी इसकी एकदम सतह पे आ जाए। तो जो बिंदु P यहाँ सतह पे आ जाएगा तो O से जो P की दूरी थी उसी को हम स्मॉल r से दिखा देते, तो इसको हम किससे दिखा देंगे, स्मॉल r से। और जब हम इसको स्मॉल r से दिखाएंगे तो जब ये सतह पे होगा तो जितना केंद्र से ये त्रिज्या की दूरी होगी उतना ही केंद्र से इस P की भी दूरी हो जाएगी, यानी स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, बड़े वाले r के। तो यहां से हम लिखेंगे जब बिंदु गोलीय कोश की सतह पे होगा तो जो दूरी है बिंदु P की r वो बराबर होगी इस गोले के त्रिज्या के। और अभी हमने पीछे डिराइव किया था कि E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, तो हम लिखेंगे चूंकि ये इसके बराबर होता है और r बराबर क्या है, कैपिटल R, तो इस r की जगह पे हम क्या रख देंगे, ये कैपिटल R रख देंगे। यहां से हो जाएगा अतः E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये बड़े R का स्क्वायर। बस यही हमें करना है। अगर पूछेगा सतह के लिए तो ये फार्मूला हमें पता है, छोटे r की जगह क्या रख देंगे, बड़े का r, और ये डेरिवेशन हम यहाँ तक खत्म कर देंगे। बात करें तीसरी स्थिति की, जो है कि अगर बिंदु P हमारा गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। अंदर स्थित होने का मतलब कि ये हमारा बिंदु P सतह पे था, इस बार ये सतह पे ना होके कहां चला जाए, अंदर कहीं। तो हम कहते हैं अगर ये जो हमारा गोलीय सतह है, जैसे ये हमारा गोलीय सतह है और ये इसकी त्रिज्या थी हमारी कैपिटल R। अब अगर बिंदु P सतह की जगह यहाँ कहीं आ जाए, यानी मान लेते हैं बिंदु P कहाँ चला गया, अंदर कहीं, तो अब जब इससे होता हुआ हम ऐसे गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, इस बिंदु P से होता हुआ ये गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे और ये उसकी त्रिज्या को किससे दिखा देंगे, स्मॉल r से। तो एक चीज देखो, ये जो हमारा गोला है ना ये चालक है, और चालक की खासियत होती है कि उसके सतह पे ही सभी आवेश पाया जाता है, यानी जितना भी आवेश होगा चालक गोले के वो उसके सतह पे होता है, अंदर चालक के कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। तो हम कहेंगे अगर अंदर में कोई काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचूंगा जब, तो इसमें क्या कोई आवेश बंद होगा, नहीं होगा, क्योंकि सभी आवेश सतह पे हैं और जो गॉसियन पृष्ठ की हम कल्पना कर रहे हैं वो उसके अंदर है, यानी अंदर कोई भी आवेश नहीं है। तो यह इसको हम कैसे करते हैं, हम कहेंगे जो ये फ्लक्स निकलेगा, ये फ्लक्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई होगा, हमें पता है ये बराबर होता है किसके, ई डॉट डी ए के। और गॉस के नियम से इस फाई ई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, गॉस के नियम से यहां हम फाई ई की जगह पे लिख सकते हैं क्या, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। जब इसका मान यहां रखेंगे तो हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर ई डॉट डी ए के। अब देखो क्यू कितना है, क्यू जब हम लेते हैं तो हमको परिबद्ध आवेश चाहिए, इसके बाहर के आवेश से नहीं मतलब है, बल्कि इसके अंदर कितना आवेश है, और इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, क्योंकि चालक की खासियत होती है उसको कितनों भी आवेश दे दोगे वो सभी आवेश को उसकी सतह पे पहुंचा देता है। तो यहाँ पे आवेश कुछ भी नहीं है, तो हम लिखेंगे अंदर जो परिबद्ध आवेश है सिग्मा क्यू वो कितना है हमारा, 0 है, यानी यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब 0 हो जाएगी तो यहाँ से हमारा E डॉट डी ए, ये जब क्यू का मान 0 होगा, किसी में 0 से भाग दोगे तो आएगा भी क्या, 0, और यहाँ से हमारा E भी क्या आ जाएगा, डी ए को इधर भेजेंगे तो हमारा E जो है वो भी कितना आ जाएगा, 0। यानी अगर गोलीय कोश के अंदर बिंदु P रहेगा तो उससे जो होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान क्या होगा, हमारा 0 होगा। बात करें अगले प्रश्न की, जो है हमारा आवेशित अचालक गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए यदि बिंदु जो हमारा है वो गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। देखो अभी हमने एक गोलीय कोश का किया है पर वो चालक गोलीय कोश था, अब की बात किसका कर रहा है, अचालक गोलीय कोश का। तो जब भी प्रश्न में पूछेगा अगर वो अचालक गोलीय कोश का जिक्र किया है तो ये वाला करेंगे, अगर सिर्फ गोलीय कोश कहा या चालक गोलीय कोश कहा तो जो पहला वाला इससे किए थे वो वाला होगा। तो अचालक के लिए क्या हम करेंगे, तो हम सबसे पहले वही लिखेंगे कि माना कोई आर त्रिज्या का हमारे पास एक अचालक गोलीय कोश है जिसपे एक समान रूप से आवेश वितरित है, और कोई बिंदु यहाँ पे P है जो इस कोश के अंदर स्थित है, और इसकी जो दूरी होती है उसको हम किससे दिखा देंगे, स्मॉल r से,
और फिर वही बिंदु P से होता हुआ हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इतना लिख देंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम कह रहे हैं कि जो पूरा आवेश Q है, यानी ये जो पूरा गोला है इसमें जो आवेश वितरित है वो Q है। और अचालक की खासियत क्या होती है कि जैसे चालकों पे आवेश सिर्फ और सिर्फ उनकी सतह पे मिलता है, अचालक पे जो आवेश होता है वो उसके अंदर भी उपस्थित रहता है, यानी सिर्फ सतह पे ना हो कि यहाँ पे होगा, यहाँ पर भी होगा और पूरी आयतन में होगा। तो हम कहते हैं अगर पूरा जो गोला था उसमें जो आवेश है वो Q है, तो ये जो P खींचे हैं इसमें Q से थोड़ी सा कम होगा आवेश। जो पूरा गोला में Q आवेश है तो ये छोटा सा गोले में उससे कम होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो गोला है इसमें जो आवेश है वो कितना है, Q डैश है, और जो पूरा गोले में आवेश है वो आवेश हमारा कितना है, Q है। अब यहाँ पे फ्लक्स निकालेंगे तो ये फाई E बराबर हो जाता है किसके, E डॉट dA, यानी वैद्युत क्षेत्र कितना है और कितना उसका एरिया है। तो ये देखो ये जो छोटा r बना रहा होगा ये एक गोला बना रहा है, तो यानी यहाँ पे एरिया जब आप किसका रखेंगे, गोला का एरिया, ये हो जाएगा यहाँ से फाई E बराबर E, और ये जो एरिया है ये कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी जो गोला होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और छोटे वाले गोले की बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, स्मॉल आर। अब यहाँ से हमको अगर गॉस का नियम यूज करेंगे तो गॉस के प्रमेय से क्या होगा, ये जो फाई ई है ये बराबर होता है किसके, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, जो इस गोले के अंदर परिबद्ध आवेश है, और हमने माना इस छोटे से गोले में जो आवेश होगा वो क्यू डैश होगा, तो इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं, क्यू डैश। अब इसी क्यू डैश का मान उठा के यहाँ पे जब रखेंगे ये फाई ई का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा क्यू डैश अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये बराबर होगा ई 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें ई का मान पता करना है तो हम लिखेंगे यहाँ से जो हमारा ई है ये बराबर हो जाएगा, इन सबको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा क्यू डैश अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या इसी चीज को हम चाहें तो यहाँ पे 1 रहने दे रहे और क्यू को हम क्या कर दे रहे हैं, क्यू और आर स्क्वायर को इधर कर देंगे, ये हो जाएगा क्यू अपान आर स्क्वायर, और इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1 का। अब देखो हमने कहा था कि जो आवेश है वो समान रूप से वितरित है, अगर समान रूप से वितरित होगा तो जो इनका आवेश घनत्व होता है ना वो बराबर होता है, यानी जो बड़े वाले गोले का आवेश घनत्व होगा वही इस अंदर के छोटे वाले गोले का भी आवेश घनत्व होगा। तो यहां से हम लिखेंगे चूंकि इनके आवेश घनत्व बराबर है, चूंकि आवेश घनत्व बराबर है, अतः अगर आवेश घनत्व बराबर है तो इसका मतलब ये जो छोटे गोले का आवेश घनत्व होगा उतना ही क्या होगा हमारे बड़े गोले का आवेश घनत्व होगा। तो छोटे गोले का आवेश घनत्व हम कैसे निकालते हैं, आवेश घनत्व का क्या फार्मूला होता है, हम कहते हैं जो आयतन आवेश घनत्व रो होता है वो बराबर होता है कितना आवेश है बटे उसके आयतन के, और यही चीज हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं रो बराबर है कितना आवेश क्यू है बटे आयतन वी के, और ये गोला है तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई, और जो त्रिज्या रहती है उसका क्यूब। तो इसी चीज को जब हम यहाँ पे लिखेंगे ये छोटे वाले गोले के लिए, तो ये हो जाएगा आवेश घनत्व हमारा छोटे गोले के अंदर आवेश कितना है क्यू डैश बटे उसका आयतन 4/3 पाई, और त्रिज्या आर है छोटा वाला तो आर क्यूब, ये बराबर होगा बड़े वाले गोले में कितना आवेश है क्यू, तो बराबर होगा क्यू बटे 4/3 पाई और कैपिटल आर का क्यूब। यहाँ से देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, और अगर मुझे पता करना होगा यहाँ से अगर हमें क्यू डैश निकालना है तो मैं कह सकता हूँ कि जो क्यू डैश होगा ये बराबर होगा किसके, इस आर क्यूब को यहाँ पे भेज दूं, ये हो जाएगा क्यू आर क्यूब अपान कैपिटल आर की पावर 3 थी, और इसको नाम दे दे रहे हैं समीकरण नंबर 2 का। अब आगे हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, यानी क्या होगा हमारा समीकरण 1 ये वाला, समीकरण 2 ये वाला। अगर इस क्यू डैश की जगह पे हम ये क्यू का मान, ये क्यू डैश का मान इस क्यू डैश की जगह पे रख दें तो ये ई बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, ये जो क्यू डैश है इसका मान उठा के हम कहाँ रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो आर हमारा है यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये जो क्यू है क्यू की जगह का क्यू डैश यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू और आर की पावर 3 बटे आर की पावर 3, यहाँ से 2 से इसकी पावर खत्म हो जाएगी, और यहाँ पे हमारा ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू और आर मिलके क्या बना लेंगे क्यू आर बटे ये कैपिटल आर की पावर 3, और यही हमें क्या करना है डिराइव करना है। पर तब जब ये हमसे किसकी बात करेगा, अचालक आवेशित गोले का बात करेगा तब ये करेंगे, वरना जो पीछे वाला है वो वाला कर देंगे।
तो बात करते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण, अगर हमसे पूछ रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए और अगर हमें गॉस के नियम से वो निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। हम कहते हैं कि मान लो यहाँ पे कोई बिंदु आवेश था जिससे r दूरी पे कोई बिंदु P था जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। यहाँ पे कोई आवेश था तो हम क्या करेंगे, इस P से होते हुए एक गॉसियन सरफेस की पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे और ये यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई छोटा सा एरिया है और वो क्या हो जाएगा dA। अब dA की डायरेक्शन क्या होगी, यानी dA का जो दिशा होगा ये हमारी क्या हो जाएगी, वेक्टर dA की दिशा हो जाएगी। अब ये बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश से वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी, अगर ये धनावेश होगा तो हर दिशा में ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी, तो इस बिंदु से भी जो रेखा होगी ऐसे बाहर की तरफ जाएगी, यानी यही हमारी क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र E की दिशा, और वही दिशा हमारी किसकी, dA की दिशा है। तो यहां से हम लिखेंगे कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो लिखेंगे कुल फ्लक्स, जो कुल फ्लक्स आएगा फाई E, ये बराबर होगा समाकलन किसका, E dA cos थीटा का। यहाँ पे E और dA की डायरेक्शन एक ही है, यानी थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा समाकलन ऑफ E dA cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है 1, तो यहां से लिखेंगे हम फाई E बराबर हो जाएगा, ये गुणा करेगा तो 1 हो जाएगा, E कांस्टेंट है तो E को क्या कर लेंगे बाहर, और ये हो जाएगा dA, और जब dA का हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा E इंटू A, और A का मतलब क्या है हमारा, ये जो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है इसका हमको क्षेत्रफल पता करना है, तो इसके लिए लिखेंगे फाई E। और एक चीज यहाँ फाई E की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, कहां से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, इस फाई E की जगह क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये बराबर हो जाएगा E, A की जगह पे क्या आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। हमें E का मान पता करना है तो बाकी सबको इधर भेज देंगे, तो यहाँ से हमारा E बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ये Q पहले का है तो Q बटे ये जो r स्क्वायर नीचे जा रहा है r स्क्वायर, और यही चीज क्या करनी है, हमें पता करनी है। अगला बात करते हैं कि गॉस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति। कूलाम का नियम क्या, वही जो हम बल बराबर पढ़ते थे ना, ये बराबर होता था 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। तो कैसे प्राप्ति करेंगे, हम लिखेंगे चूंकि किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, अभी हमने पीछे देखा ना, किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र आता है उसके लिए हमने अभी सूत्र का पीछे निगमन किया था, जो हमारा E था वो बराबर था 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर के। अब अगर हमको इससे कूलाम का नियम पता करना तो कैसे पता करेंगे, हम कहेंगे चूंकि ये जो F होता है ये बराबर होता है E इंटू Q के। ये कहां से आया, देखो हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है F अपान Q नॉट के, तो यहाँ से F बराबर क्या आ जाएगा हमारा, Q नॉट यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये हमारा E इंटू Q नॉट। तो यहाँ से हम इसको यूज किए कि F बराबर हमारा किसके, इसको आगे पीछे कहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, E इंटू Q नॉट के। अब E का ये वाला जो मान है अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो क्या हो जाएगा, E का मान रखने पर, जब E का मान इसमें रखेंगे तो F बराबर हो जाएगा, E का मान रखेंगे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और ये हमारा Q है तो हो जाएगा Q अपान r स्क्वायर इंटू ये क्या है Q नॉट, और इसी को जब तोड़ेंगे तो यहाँ से F बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे Q नॉट अपान r स्क्वायर, और यही क्या है हमारा कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम F किसके बराबर होता है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 होता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या है Q और Q नॉट है बटे r स्क्वायर के। तो यहाँ से एक लाइन चाहे तो हम और बढ़ा सकते हैं, ये कांस्टेंट है तो हम लिखेंगे F प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, दोनों आवेशों के गुणनफल और व्युत्क्रमानुपाती होगा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, और ये हमारा कूलाम का नियम। तो यहाँ पे लास्ट हम एक लाइन लिख देंगे, यही कूलाम का नियम है। बात करें इसके प्रश्नों की, तो ये जो प्रश्न आपके सामने है ये हमसे कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन के खुले सिरे के केंद्र पर Q आवेश रखा गया है, बर्तन के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का फ्लक्स होगा, और ये 2025 में पूछा है। और बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर खुली सतह पूछ रहा है तो गॉस का नियम बंद सतह के लिए रहता है, इसलिए वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पर 0 नहीं होगा। इसके कहने का मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक बेलनाकार बर्तन था और इसके खुले सिरे पे, यानी ये जो बेलनाकार बर्तन था ऐसे होगा,
तो कह रहा है इसका जो खुला सिरा है ना, यहाँ पे कोई आवेश रखा गया है एकदम केंद्र पे, और जब केंद्र पे रखोगे क्या होगा, आधा आवेश का भाग ऊपर होगा और आधा आवेश का भाग क्या होगा, इसके नीचे होगा। यानी ये जो सतह होगी उसकी ऊपर के बेलनाकार की, तो आवेश कुछ ऐसे होगा कि आधा तो ऊपर होगा और आधा क्या होगा, ऐसे अंदर जाके बनाएगा। तो हम कहते हैं इस खुली सतह पे रखा गया है, तो इसके कारण जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा। तो देखो ये सतह चाहे खुली हो चाहे बंद हो, गॉसियन जो गॉस का नियम रहता है वो ऐसा नहीं रहता कि अगर खुली सतह है तो फ्लक्स ही नहीं निकलेगा, फ्लक्स इस आवेश के कारण निकलता है। और गॉस के नियम का प्रयोग हम करते हैं फ्लक्स की गणना के लिए। ऐसा नहीं कि अगर ये पृष्ठ खुला हुआ हो गया तो ये आवेश अपनी वैद्युत क्षेत्र नहीं प्रोड्यूस करेगा, बल्कि आवेश से वैद्युत बल रेखाएं अभी भी निकलेंगी। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो खुला पृष्ठ है तो उससे में क्या मतलब है, जो गॉसियन पृष्ठ होती है वो तो क्या होती है, काल्पनिक होती है। जब तार के केस में हम निकालते थे बेलनाकार, तो कभी तार के पास ऐसे बेलन आकार की आकृति थोड़ा होती है, वो तो हम कल्पना करते हैं। तो हम मानते हैं कि ये जो कल्पित गॉसियन पृष्ठ होगा ये आवेश को आधा आधा बांट देगा। यानी ऐसे अगर जो ऊपर का सतह होगा आधा आवेश ऊपर होगा आधा नीचे होगा। यानी इस बंद पृष्ठ के अंदर क्या आएगा, ये जो नीचे वाला आवेश है यही आएगा। यानी इसी आवेश के कारण इस पूरे जो पृष्ठ है उसमें हमारा वैद्युत फ्लक्स मिलेगा। तो हम लिखेंगे ये जो फाई होगा, फाई ई होगा, ये बराबर होता है किसके, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के। पर यहाँ पे क्यू का कितना भाग है, आधा भाग है। ये जो फाई ई होगा वो बराबर हो जाएगा क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के, 2 नीचे चला आएगा। तो यहाँ से हमारा फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के। और यही हमें पता करना रहता है। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र ई का हमें मान दिया है इतना न्यूटन प्रति कूलम, के तल के पृष्ठ क्षेत्रफल इतना मीटर से कुछ फ्लक्स गुजरता है और उस फ्लक्स का हमें मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले लिखेंगे ये क्या दिया है, ये हमको दिया है कि वेक्टर ई जो है वो है 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन प्रति कूलम। यानी इस बार हमको दिया विद्युत क्षेत्र ई का मान वेक्टर फॉर्म में, और कह रहे जो क्षेत्रफल ए है उसका मान हमको दिया है 10i और मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि इतना क्षेत्रफल है, इतनी तीव्रता की जो वैद्युत क्षेत्र है उस इससे निकलता है, तो पूछ रहा है कि फ्लक्स की गणना कीजिए। तो काफी आसान, हमें पता है कि जो फाई होता है वो बराबर होता है वेक्टर ई इंटू जो एरिया होता है यानी वेक्टर ए के। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे, आई का मान रखेंगे कितना हो जाएगा 3i प्लस 4j के, और गुणा किससे करेंगे, क्षेत्रफल हमारा कितना है 10i। तो इसका जब गुणा होता है यानी जब हम अदिश गुणन करते हैं सिर्फ आई का आई से गुणा होगा, तो ये आई का आई से गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 10 3 30 और आई आई क्या हो जाएंगे 1 हो जाते हैं। आई का जब जे से गुणा होता तो ये इसको पूरा कैंसिल कर देता है। यानी जो फाई है हमारा इसका मान 30 आएगा और इसका मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर। ये अगला जो प्रश्न हमारा ये 2024 में पूछा है, ये प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि वैद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान रूप से क्या है वितरित है। यानी कोई आयतन है जिसमें वैद्युत आवेश वितरित है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स 10 वोल्ट मीटर है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ पर फ्लक्स क्या होगा। इसके कहने का मतलब क्या है कि ऐसे हमारे पास 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गॉसियन पृष्ठ था जिससे होके जो फ्लक्स जा रहा है वो हमारा कितना जा रहा है 10 वोल्ट मीटर। यानी हमारे पास कोई एक समान आवेशित आयतन था जिसका जो त्रिज्या थी वो 2 सेंटीमीटर थी, और इससे जो फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है हर दिशा में वो 10 वोल्ट मीटर है। तो कह रहे हैं अगर इसकी त्रिज्या 4 हो यानी 2 की जगह पे कितनी हो 4 सेंटीमीटर हो, तो कह रहा है ये जो अब गॉसियन पृष्ठ बनाएगा इससे गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स की मात्रा क्या होगी। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये गॉसियन सरफेस कितनी भी बड़ी होगी, जो चार्ज इस छोटे वाले के अंदर होगा वही इस बड़े वाले के अंदर होगा। यानी जब छोटे वाले के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो छोटे वाले के लिए जो फाई आएगा वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट आएगा। यानी यहाँ पे कितना आवेश रखा गया होगा ये छोटे वाले गोले में। अगर बड़े वाले के लिए भी कैलकुलेट करोगे तब भी आवेश का मान तो वही है, तो बड़े वाले के लिए जब निकालेंगे तब जो फाई आएगा आवेश का मान वही एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारा कांस्टेंट। यानी आवेश का मान छोटे वाले गोले में भी वही है, बड़े वाले गोले में भी आवेश का मान वही है। यानी जितना फ्लक्स छोटे वाले से निकलेगा उतना ही फ्लक्स क्या होगा बड़े वाले से भी निकलेगा। यानी जो बड़े वाले से फ्लक्स निकलेगा वो भी हमारा कितना आ जाएगा 10 वोल्ट मीटर आ जाएगा। और ऐसे अपने से भी कल्पना कर सकते हो कि ये बताओ अगर ये छोटा गोला है इससे जितना फ्लक्स बाहर निकलेगा वही ना इस बड़े वाले से जाएगा। अगर यहाँ से मान लो 10 वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं तो ये 10 क्या होंगी बड़े वाले से भी जाएंगी। यानी जितना फ्लक्स छोटे से निकलेगा उतना ही क्या निकलेगा
बड़े से। ये 2024 में हमारा जो पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10 वोल्ट मीटर। अगला प्रश्न की बात करें, ये कह रहा है कि एक खोखले बेलन के भीतर क्यू कूलाम आवेश स्थित है। यदि बेलन के वक्रीय पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स संबंधित हो, तब बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स संबंधित होगा। तो ये देखो, इसके कहने का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि हमारे पास कोई एक खोखला बेलन था, तो ये बन गया हमारा एक खोखला बेलन। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस खोखले बेलन के अंदर एक क्यू आवेश था, तो यहाँ पे कोई हो गया इसके केंद्र पे एक आवेश क्यू। आगे कह रहा है कि अगर ये बेलन है तो ये इसकी क्या होगी, वक्र पृष्ठ। जैसे ये अगर मार्कर है तो ये साइड वाला क्या होगा उसका, वक्र पृष्ठ। तो कह रहा है इसके वक्र पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रही है वो φ1 है, और ये जो दोनों समतल पृष्ठ हैं इससे भी कुछ वैद्युत फ्लक्स निकलेगी, और इन्हीं का हमसे मान पूछ रहा है। जैसे जैसे ही आवेश हम इस बेलन के अंदर रखेंगे तो आवेश से हर दिशा में वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, कुछ ऊपर निकलेंगी, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर निकलेंगी। तो कितने पृष्ठ से निकलेंगी, 3। एक तो या तो इसके वक्र वाले से निकलेंगी, या तो इस साइड से, या तो इस साइड से। और हमसे कह रहे हैं कि जो वक्र पृष्ठ से निकल रहा है वो φ1 है, तो इनका मान क्या होगा वही हमसे पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि जो समतल पृष्ठ है इससे जो निकल रहा है φ, तो इससे भी जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा φ, क्योंकि बेलन का आकार दोनों साइड क्या है, सेम है। तो जितना फ्लक्स इससे जाएगा वही फ्लक्स किससे जाएगा, इससे। अब हमें पता है कुल फ्लक्स निकालेंगे तो जो φe है ये बराबर हो जाएगा किसके, इसको जोड़ लेंगे प्लस ये वाला पृष्ठ प्लस ये वाला पृष्ठ। तो यहां से कुल फ्लक्स φe है वो हमारा आ जाएगा φ1 + 2 φ के। हमें पता क्या करना है φ को। और एक चीज, इसकी जगह पे क्या मैं Q/ε0 लिख सकता हूं। कैसे लिखेंगे, गॉस की प्रमेय याद करो। φ बराबर होता है Q/ε0 के, तो इसकी जगह पर हमने क्या रख दिया, Q/ε0, और ये हो गया हमारा क्या φ1 + 2 φ। अब हमें पता करना है φ का, तो इस φ1 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 2φ बराबर Q/ε0 माइनस Q1 इधर जाएगा, ये φ1 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा -φ1। और φ पता करेंगे तो ये इधर भाग गुणा कर रहा था तो इधर जाएगा, क्या कर देगा भाग, और ये क्या हो जाएगा Q/ε0 माइनस φ1। और यही चीज हमें क्या करनी थी, पता करनी थी कि जो वैद्युत फ्लक्स इनसे निकलेगा वो बराबर होगा φ1/2 Q/ε0 माइनस φ1 के। एक बार वापस से देखते हैं हमने किया क्या। आवेश क्यों परिबद्ध था, तो हमें पता है कि 3 पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, इससे निकलेगा, इससे, और जो इसका वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ वाला वो खुद प्रश्न में दिया है, कह रहा है कि वक्र पृष्ठ से जो निकल रहा है वो φ1 है। बाकी दोनों को हमने φ मान लिया, क्योंकि दोनों समान है तो जो फ्लक्स निकलेगा वो भी समान होगा। तो यहां से हम कहेंगे जो φe है वो बराबर है इसके φ1 प्लस इन दोनों के योग φ और φ के। यहाँ से 2φ हो गया, फिर 2φ का में ये φ का मान पता करना था, इसकी जगह पर हमने रख दिया Q/ε0, इसको इधर भेज दिए तो माइनस हो गया, और 2 उधर गया तो क्या आ गया, हमारा मान आ गया। ये जो अगला प्रश्न है हमारा, ये कह रहे हैं किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 × 10⁻12 कूलाम आवेश है। इसके वक्र पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। इसके समतल पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी देखो, इससे पहले हमने किया था ना कि जब क्यू आवेश परिबद्ध था तो उसके लिए हमारा फार्मूला ये आया था। इस बार क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो आवेश क्यू है इसका मान हमें दिया है 17.7 × 10⁻12 कूलाम, और ये φ1 का भी हमें मान दिया, और पूछ क्या रहा है φ। तो क्या करेंगे इसके लिए, जैसे ही पीछे चित्र किए थे, डेरिवेशन किए थे यहाँ तक, वो सेम टू सेम करेंगे। और इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे कि जो हमको दिया गया है ये हमको Q का मान दिया है वो 17.7 × 10⁻12 कूलाम, और इसी प्रकार से जो φ1 का हमें मान दिया गया है वो 1.5 वोल्ट मीटर है। और हमसे पूछ क्या रहा है, φ का मान हमसे पूछ रहा है, तो हम यही फार्मूला अब यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि φ बराबर होता है 1/2 Q/ε0 माइनस φ1 के।
अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये सब वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा फाई बराबर 1/2, क्यू का मान रखेंगे तो आ जाएगा 17.7 गुणे 10 की पावर -12। एप्सिलॉन नॉट का मान हमें याद करना पड़ता है जो होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12 और -1.5। ये 10 की पावर -12 से 10 की पावर -12 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे 0.2 अंक ले जाएंगे तो ये ऊपर भी 2 अंक चला जाएगा, तो यहाँ से जो हमारा आएगा फाई ये बराबर हो जाएगा 1/2 और ये आएगा 17/0/885 -1.5। अब ये 885 से जब इसमें भाग देंगे तो 8 दूनी 16 होता है, ये पूरा का पूरा 2 बार इससे कट जाता है, और यहाँ पे जो फाई आएगा वो आ जाएगा 1/2, 2 - 1.5। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, फाई बराबर आ जाएगा 1/2, 2 में से 1.5 जाएगा तो बचेगा 0.5, और 0.5 में जब 2 से भाग देंगे तो फाई जो हमारा है वो आ जाएगा 0.25, और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर। तो ये पिछले सवाल की तरह है, पर अंतर इतना है कि उसमें हमको आवेश का मान नहीं दिया था, सिर्फ क्यू कह रहा था, तो क्यू पूछेगा तो यही वहां तक जो डेरिवेशन था सूत्र का वहीं तक छोड़ देंगे, और अगर हमसे मान देके पूछेगा तो वो करने के बाद ये स्टेप लिखेंगे और लास्ट में सॉल्व करके इसको कर देंगे। और ये थोड़ी नए टाइप का है पर उतना ज्यादा कठिन नहीं है। ये जो हमारा अगला प्रश्न है ये कह रहा है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10.0 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न पढ़ने से हमें समझ में आ जा रहा है कि ये बात कर रहे हैं आवेशित लंबे तार की, यानी वो जो तार वाला फार्मूला है वो हमारा क्या होगा, यूज होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कि हमको दिया क्या गया है, तो यहां से लिखेंगे हमको दिया क्या है, दिया गया है ये लैम्डा का मान दिया है हमको 10.0 का मतलब वही 10 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम प्रति मीटर, और कह रहा है इससे कितना दूरी पे, 2 सेंटीमीटर दूरी पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है, तो सेंटीमीटर को क्या कर देंगे, मीटर में बदल देंगे, 10 की पावर -2 से गुणा करेंगे और ये अब क्या हो जाएगा, हमारा मीटर हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है, ई का मान पूछ रहा है, तो यहाँ से हम लिखेंगे हमें पता है ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके केस में यहाँ पे क्या आ जाता है 2L/r। अब यहाँ पे इसका जो मान होता है पूरा वो होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 2, ये लैम्डा का जो मान दिया है वो दिया है 10 गुणे 10 की पावर -8 बटे r जो हमारा है ये है 2 गुणे 10 की पावर -2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, 9 गुणे 10 की पावर 9, इससे मिलेगी 10, 10 में से 8 जाएगा तो गुणे 10 की पावर -+2, 9 1 10 में से 8 जाएगा 2, नीचे क्या बचेगा, ये 2 कट गया है, नीचे बचेगा 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 जब ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से जो हमारा ई है वो आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर -2 जाएगी ऊपर तो हो जाएगा 10 की पावर +2, और +2 से मिलके क्या हो जाएगा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। तो अगर हमें ये प्रश्न पूछेगा कि तार की करंट कितनी आएगी तो हमको पता है कि अनंत तार के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला है, और ऐसे ही उसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे।